चलो चलिए चलिए आइए चैप्टर नंबर 4 का अब जल्दी से मार्क करते चलते हैं। इसके अंदर पहले हमारा कौन सा आ रहा है? अब ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के कौन कौन से हमारे पास तरीके होते हैं। देखो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पेपर के अंदर वैसे आएगा नहीं पर फिर भी पूछ सकते हैं। बाई चांस कोई ऐसे आगे कोई एमसीक्यू में आ गया कि ऑडिट एविडेंस के लिए इनमें से कौन सा नहीं लगता या कौन सा लगता है या कौन से क्लब करके लगता है, तो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से कभी भी क्या हो सकता है, छोटे ऐसे एमसीक्यू पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, तो बस थोड़े पास पास के क्या होते हैं, हमारे पास ऑप्शन थोड़े क्लोज होते हैं, इस वजह से वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का वर्क करके हमारे को मिल जाएगा। ऑडिट सैंपलिंग मिल जाता है, 530 लगाएंगे, यहाँ 610 लग गया, यहाँ 530 लग गया। स्पेसिफिक कंसिडरेशन विद द सिलेक्टेड आइटम्स 501 हो गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 हो गया, ओपनिंग बैलेंसेस 510 हो गया, रिलेटेड पार्टी 550 के थ्रू हो गया और एनालिटिकल प्रोसीजर 520 के थ्रू हो गया। तो ये सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे हमारे को क्या हेल्प करते हैं, हमारे को ऑडिट एविडेंसेस के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे को क्या होता है, जब 330 को बेचारे को मदद चाहिए होती है, तो 330 क्या करता है, 330 हेल्प करने के लिए किसको बुलाता है, 530 को हेल्प करता है। वो कहता है भाई मेरे पास क्या हो गया है, अब मुझे फर्दर ऑडिट क्या करने हैं, एफएपी लगाने हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, लेकिन उसके अंदर अब मेरे को दिक्कत क्या आई है, अब मेरे को दिक्कत ये आई है कि भाई मेरे पास बहुत सारा कुछ हो गया है, अब मेरे को ऑडिट एविडेंसेस मेरे पास बहुत सारे हो जाएंगे, मुझे उसको सैंपल करने के लिए कुछ चाहिए, मुझे उसको छोटा करने के लिए क्या चाहिए। वो कहता है भाई ऐसा कर, एक तरह की चीजों को क्या कर ले, होमोजीनियस नेचर को एक साथ करके पहले अलग अलग ब्लॉक्स बना ले, और उस ब्लॉक्स के अंदर से हम क्या करेंगे, छोटा छोटा सैंपल चूज करेंगे, उसके ऊपर क्या करके देख लेंगे, टेस्ट ऑडिट अपना करके देख लेंगे जो हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। अगर उसका रिजल्ट सही आया तो समझ लो तेरा पूरा का पूरा क्या है, तेरी पूरी की पूरी प्रिंसिपल का रिजल्ट भी क्या होगा, सही होगा। तो यही काम करना होता है। तो सैंपलिंग क्या करता है, सैंपलिंग आके चीजों को थोड़ा सा छोटा कर देता है, और उसी के लिए हमारे को सैंपलिंग बनाना हमारे लिए। अब सैंपलिंग के अंदर हमारे पास क्या आता है, मीनिंग एंड ऑडिट सैंपलिंग पता है हमारे को, अप्रोचेस क्या होती है ऑडिट सैंपलिंग की पता है, सैंपल डिजाइन पढ़ लेंगे, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर हमें करना होता है। फिर इसके अंदर डेविएशंस आ सकती हैं, अगर जो हमने सैंपल लिया उसके अंदर और जो हमने प्रिंसिपल ली, जो हमारी पूरी की पूरी हमारी पॉपुलेशन थी, उन दोनों के अंदर मिसमैच आ गया, डेविएशंस आ गई, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं उसके अंदर, और वैल्यूएशन वगैरह कैसे करनी है हमारे को सैंपलिंग की, नीचे पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है ये। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये प्यारा सा स्टैंडर्ड था, जब भी हमारे को कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ती है, अनयूजुअल रिलेशनशिप्स नजर आते हैं हमारे को, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे को लगता है यार नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो ऐसा कुछ चलता नहीं है, मतलब समथिंग विच इज नॉट यूजुअल, ऐसी ट्रांजेक्शन जो कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं, या जहां पे हमारे को क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के डेटा को आपस में मिला के, ऑडिट एविडेंसेस को चेक करना पड़ता है, उस टाइम पे हमें किसकी याद आती है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की याद आती है। बहुत बहुत यूज होने वाली चीज है ये, ठीक है, और एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत बार क्या करती है, बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प भी करती है, क्योंकि आपको कंपैरिजन से बहुत सारी चीजों के बारे में क्या करता है, पता लगने लग जाता है, तो इसलिए ये अच्छा है। ठीक है, तो इसका रिलायंस ऑन द ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर आप कब कर सकते हो, इसकी डिटेल में चेकिंग करनी होगी तो उसे क्या बोल देंगे, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट, हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं रिजल्ट्स को, इसका भी पर्पस एंड टाइमिंग होता है, इसका भी मीनिंग होता है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा 500 का स्टैंडर्ड शुरू, जहां पे मार्क करना है बस वहीं पे मार्क करेंगे। ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन जस्ट फॉर अ रीड पता होनी चाहिए। क्या होती है ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन, ऑडिट एविडेंस इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजंस ऑन व्हिच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। तो ऑडिटर क्या करता है, कंक्लूजन पे, जो ऑडिटर को कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, जिसके बेसिस पे उसका अपना ओपिनियन फॉर्म हुआ हुआ होता है, वो क्या आता है हमारा ऑडिट एविडेंस, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो उसे यूज करनी पड़ती है। उसके अंदर इंक्लूड्स बोथ इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अब उसके अंदर उसके पास डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी होगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह भी होंगे, अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, और कुछ हमारी अदर इन्फॉर्मेशन भी होगी। अदर इन्फॉर्मेशन को हम अलग से 720 के अंदर और 710 के अंदर हम याद है हम करते थे, अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ते थे कहानियां, तो वो सारी बात कर रहे हैं। तो सब कुछ मिला के क्या बनता है हमारा ऑडिट एविडेंस बन जाता है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन नहीं आ सकता तो एमसीक्यू क्या आ सकता है, एक एमसीक्यू यहाँ से फॉर्म हो सकता है, एमसीक्यू के लिए हम यहाँ यूज करते हैं ये। एमसीक्यू कहाँ से फॉर्म हो सकता है कि भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर बाई चांस पूछ रहा क्या क्या इनमें से कौन सा नहीं आता, इनवॉइसेस का नाम दे देगा, इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज का नाम दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम दे देगा, फिर एक ऐसा कोई नाम दे देगा जो उसका फॉर्म पार्ट नहीं बनता, तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो रिकॉर्ड्स ऑफ द इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री, सारी की सारी अकाउंटिंग एंट्री जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स वगैरह, जितने भी चेक वगैरह होते हैं, वो सब कुछ क्या होते हैं हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। जो भी कैश और बैंक बैलेंस से रिलेटेड कोई भी काउंटर फाइल होगा, काउंटर फाइल मतलब कोई भी स्लिप, कोई भी वाउचर, कोई भी रिसिप्ट, कुछ भी हुआ तो वो क्या होगा हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल होगा। इनवॉइसेस, जितने भी इनवॉइस कटे होंगे बिल्कुल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल होंगे। ठीक है, उसका जर्नल सब्सिडियरी लेजर्स वगैरह, जर्नल एंट्रीज वगैरह, ये सब भी आती हैं, बिल्कुल आती हैं। और रिकॉर्ड सच एज वर्कशीट्स वगैरह, स्प्रेडशीट्स वगैरह, सपोर्टिंग कॉस्ट वगैरह, ये सब कुछ भी क्या बनते हैं हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर बनते हैं। अब आपको कोई अलग सा नाम उठा के दे देगा, कोई स्टेटमेंट का नाम दे देगा या कुछ अलग से दे देगा, तो उसके बारे में को ध्यान में रखना है कि उसके अलावा जो मैंने पढ़ा था, कोई भी टेढ़ा सा नाम दिखेगा तो आपने मान लेना वो क्या होगी, हमारी नॉट की कहानी होगी कि दैट इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो हमारा ऐसा करके क्या हो सकता है, आराम से क्वेश्चन बन सकता है। फिर दूसरा आता है अदर इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है क्या कि अदर इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल मिनट्स ऑफ द मीटिंग अदर इन्फॉर्मेशन में आता है। रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, देखिए रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स, नॉट मैनेजमेंट, याद रखना, क्लियर कट ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। वहां पे रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट लिख देगा आपको, और आप क्या कराओगे, आपको याद आएगा हाँ यार रिटन रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट तो था,
तो इसलिए आप क्या कराओगे, उसको मान लो अदर इन्फॉर्मेशन। वो अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना 580 का स्टैंडर्ड है, वहां नहीं जा रहे। वो कह रहा है अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या ऑडिटर में यूज है तो ऑडिट एविडेंस, क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। रिटन कंफर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल से भी मिलती है, ट्रेड पेबल से भी मिलती है, वो एक जैसे 505 में लेते हैं उसकी बात कर रहा है ये। और मैनुअल्स कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल वगैरह एक्सेट्रा, ये भी क्या बनती है हमारी अदर इन्फॉर्मेशन में, ऑडिट एविडेंस यूज हो जाती है। अब इसके अंदर ये पूछ सकता है विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, कोई अलग से दे देगा आपको, जो आपको लगेगी, आपको पता चल जाएगी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है पता नहीं चलेगी, पर आराम से पता चल जाती है, बस वहां पे ध्यान से सोचना, ठीक है, कि अदर ऑडिट एविडेंस की बात कर रहा है तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑडिट एविडेंस है, बिल्कुल है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिट एविडेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब ऑडिट एविडेंस का तो फॉर्म होएगा ही होएगा। कुछ ऐसा जो आपको लगे यार मेरे लिए ऑडिट का काम ही नहीं है, ऑडिट एविडेंस सही नहीं है, इसके बेसिस पे मैं कल कुछ साबित ही नहीं कर पाऊंगा, कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा हो गया, तो ऐसे सोचना। ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े हो तो आप इसको कह सकते हो कि हाँ सर ये ऑडिट एविडेंस है और मैं इसके ऊपर बोलो मैंने लिया, तो इसका मतलब ये मुझे बचा लेगा। अगर कोई ऐसी चीज आपको पढ़ने में लगे जो आपको लगे यार ये तो मुझे बचा ही नहीं सकती कल, ये इसके ऊपर मैं क्या ही प्रूफ कर दूंगा, इसका मतलब वो ऑडिट एविडेंस का पार्ट कभी भी नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को क्या है, यहाँ से हमारे को अच्छा खासा एक एमसीक्यू क्रिएट होने में और आराम से देखो सिंपल एमसीक्यूज होते हैं, तो इसलिए सिंपल एमसीक्यूज यहीं से क्रिएट होंगे, ठीक है, छोटे छोटे एरिया से। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है 4 नंबर में, बिल्कुल आ सकती है, क्या सर, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, टाइप्स ऑफ ऑडिट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए इसके ऊपर, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर 500 के अंदर मैं तुम्हें बताया था, अगर आपके ऊपर उन्होंने 500 के, ये वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 हमारा, इसको अच्छा टारगेट करना है, मतलब बढ़िया टारगेट करना है, अगर उनके फोकस में है चैप्टर, तो 500 से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो किससे क्वेश्चन आएगा, 501 से आएगा, 510 से आएगा, हद तो हद 520 से आ जाएगा, 505 से आ जाएगा, और बिल्कुल ही कुछ ना हुआ तो 530 सैंपलिंग्स आ जाएगा, लेकिन यहां से नहीं आएगा। लेकिन अगर उन्होंने इस चैप्टर को फोकस में नहीं है, इन चैप्टर का मतलब है यार हमने ना अच्छे थोड़े टेढ़े क्वेश्चंस बाकी जगह से उठा लिए हैं, ठीक है, उनको लेगा, तो यार ये वाला चैप्टर वो किस लिए टारगेट करेंगे, आपके इजी बनाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। देखो एक बड़े चैप्टर की दो चीजें होती है, या तो वो वही फोकस में होता है पेपर में और वही डिफिकल्ट बनता है, एक ही चैप्टर को मार्क कर लिया, ये डिफिकल्ट बनाएंगे, बाकी सारा नॉर्मल पेपर दे दो, गुड। एक तो ये अप्रोच होती है। दूसरी, बड़े वाले चैप्टर को इजी में रख दो, बाकी सब में से थोड़ा सा इवॉल्विंग पेपर बना लो, मतलब नॉर्मल प्रोसीजर मत पूछो, एडिशनल पूछ लो, कुछ और चीज पूछ लो, इस तरीके से नॉर्मल प्रोसीजर को अवॉइड करेंगे बाकी चैप्टर्स में। तो इस चैप्टर को क्या टारगेट किया जाएगा, इजी वन। तब किसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, सैम्पलिंग की टेक्निक्स बता दो, ऑडिट एविडेंस का टाइप्स बता दो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4 नंबर के, ताकि आपको ये फील आए यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। तो एक चैप्टर आपको या तो इजी फॉर्मेशन में जाने वाला है या डिफिकल्ट फॉर्मेशन में जाने वाला है, तो मैं दोनों के लिए रेडी रहना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये इजी फॉर्मेशन का क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस बता दीजिए क्या होते हैं हमारे। तो सिंपल लिखेंगे सर, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस 2 टाइप के होते हैं, ऐसे ही चार्ट बना के आना है प्यारा सा, सिंपल लिखे नहीं आना सिर्फ उसके अंदर इंग्लिश में, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सोर्स तो दो ही होते हैं हमेशा, इंटरनल और एक्सटर्नल का सोर्स होता है, मतलब जो मेरे इंप्लॉइज वगैरह से मिलेगा, मेरी मैनेजमेंट से मुझे मिलेगा ऑडिट एविडेंस, कुछ भी होगा तो वो मेरे लिए इंटरनल होगा, मैं ज्यादा भरोसा नहीं कर पाता उस पर। लेकिन एक्सटर्नल एविडेंसेस पे मैं यूजुअली क्या करता हूँ, ज्यादा भरोसा कर पाता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल से मिलेगा, ट्रेड क्रेडिटर से मिलेगा तो मेरे को मिल जाएगा, तो वो मेरे लिए एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिल जाएगा तो वो भी मेरे लिए एक्सटर्नल लीगल एविडेंस मिल जाएगा। और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, नेचर डिपेंड करता है कि वो विजुअल है, ऑरल है या डॉक्यूमेंट्री है। देखो नाम भूल जाओ, कभी भी बता रहा हूँ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नहीं याद आएंगे पेपर के अंदर। विजुअल, ओरल, विजुअल मतलब देखा हुआ, ओरल मतलब बात करी हुई, और डॉक्यूमेंट्री मतलब लिखा हुआ, तो बोले भी आ जाएंगे मेरे, तो वो मेरे लिए क्या बन जाते हैं, मेरे लिए ऑडिट एविडेंसेस बन जाते हैं। तो 2 वर्ड्स आपको बिल्कुल नहीं भूलने, पहला नेचर, दूसरा सोर्स। ना तो आपको नेचर भूलना है, एन और एस, नेचर और सोर्स नहीं भूलना है। फिर आपको क्या नहीं भूलना है, फिर आपको नहीं भूलना है वीओडी, फिर आपको क्या नहीं भूलना है आईई। तो आपको ये 3 नाम तो याद रखने ही रखने, इतने में आपका आंसर खत्म हो जाता है। फिर छोटी सी एक्सप्लेनेशन दिया ना, विजुअल का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल मतलब होता है ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग के अंदर दिया ना, जो आप क्या करते हो, इन्वेंट्री के टाइम पे पढ़ा था हमने, ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या वो अपनी मैनुअल को फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा सा एग्जांपल देके आना, ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल देके आना। वहां पे आता है ना, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा था, 5 कल पढ़ा था 501 के अंदर, कि वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, जो आपने इंस्ट्रक्शन एंड मैनुअल बना रखी है, जिसके वजह से आप बोलते हो कंट्रोलिंग एंड रिकॉर्डिंग आप करते हो, मैं ऑब्जर्व करूंगा क्या मैनेजमेंट वैसा ही प्रोसीजर फॉलो कर रही है जो उनके मैनुअल्स में लिखा है या नहीं लिखा, वो लिख के आना। एज इंडिया जो हमारा एज पर स्टैंडर्ड 501, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑडिटर को क्या करना होता है, ऑडिटर को ऑब्जर्व करना होता है कि क्या सब कुछ जो मैनेजमेंट फॉर्म कर रही है वो क्या एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोलिंग मैनुअल के हिसाब से कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये मैं ऑब्जर्व करूंगा, उसे क्या बोलते हैं, विजुअल एविडेंस लेना। फिर उसके बाद ओरल आ गया, डिस्कशन विद द मैनेजमेंट एंड वेरियस ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट। ओरल एविडेंस में क्या बात करोगे कि भाई जो इंटरनल लीगल काउंसिल होता है, कहां पे पढ़ा था कल हमने, इंटरनल के बारे में मैंने 2 बताया था, एक यहाँ पे एक प्यारा था इंटरनल लीगल काउंसिल से बात करनी, एक आ रहा था एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करनी, कहां पे पढ़ा था, 510। इसमें कहां पढ़ा था, पढ़ा यार, 501 था शायद भाई। 501 में पढ़ा था।
बिल्कुल पढ़ा था 500, पर लिटिगेशन एंड 500 क्लेम। मैंने क्लियरली एक चीज बताई थी कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंटरनल लीगल काउंसिल, उसके साथ बात करना आसान है, लेकिन डायरेक्ट जो हमारे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की बात हो रही थी उसके साथ डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था, याद है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, बिल्कुल लिटिगेशन एंड क्लेम्स वाला जो पॉइंट था एक्सटर्नल लीगल, उसके अंदर हमारा जो अपने 501 में पढ़ा था एक्सटर्नल, जो हमने उसके अंदर लिटिगेशन एंड क्लेम्स आता है, उसके अंदर हमारा पता है कि इंटरनल लीगल काउंसिल के साथ तो हमारी पूरे, वो तो हमारा अंदर का बंदा है, उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने कुछ भी पूछना है, डिस्कशन वगैरह करनी है, वो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, उसके लिए आपको मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लेटर ड्राफ्ट करवानी पड़ती है, फिर उसे डायरेक्ट सीकिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ठीक है ना, वो चीज होती है। तो यहाँ पे ओरल की बात आ रही है, ओरल के अंदर मैं इंटरनल लीगल काउंसिल का एग्जांपल दूंगा कि अगर मुझे लिटिगेशन एंड कंप्लीटनेस के बारे में बात करनी है और पूछने की वो लिस्ट मेरे पास है या नहीं है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो मुझे उसकी कॉस्ट वैल्यूएशन करानी है कि भाई कितना मेरे को नुकसान हो सकता है कंपनी को इस लिटिगेशन एंड क्लेम से, तो उसके लिए मेरे पास ओरल है, वो मेरा ओरल एविडेंस है, मैं उसे पूछूंगा और वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया सेकंड वाला। फिर उसके बाद हमारा तीसरा वाला कौन सा था, डॉक्यूमेंट्री। अब डॉक्यूमेंट्री के अंदर क्या था, हम ये तो लिखा हुआ कुछ भी ले लो, जितने भी सारे के सारे एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ भी जितने भी हमारे पास आते हैं जिसमें मैनेजमेंट एंटर होती है, वो सारे के सारे हमारे लेके आए, वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की फॉर्म करते हैं। फिर उसके ऊपर आ गया इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर लिख देना सेल इनवॉइस, जो कंपनी खुद काम करती है उसका जो भी वो काट के देगी वो क्या हमारे लिए इंटरनल है, सेल इनवॉइस, सेल कर रहे सेल इनवॉइस, कॉपी ऑफ सेल चलान, रिक्रूट रिसीव नोट आ गया, कोई इंस्पेक्शन करी उन्होंने अपनी रिपोर्ट आ गई, ठीक है, कैश मेमो आ गया, से जितने भी सारे के सारे वाउचर्स वगैरह होंगे इंटरनल कंपनी के, वो सारे के सारे क्या है मेरे इंटरनल एविडेंसेस। और एक्सटर्नल एविडेंसेस क्या है, जो सामने वाली पार्टी ने मुझसे खरीदा होगा तो उसका परचेज वैल्यू मैं दिखाइए, अपना परचेज और सेल से मैच करके देख लूंगा, तो जो भी मेरे को बाहर से मिलने वाला है, ठीक है, तुमने कोटेशंस वगैरह ली होंगी, तुमने मुझसे कंफर्मेशंस वगैरह ली होंगी, वो सारी की सारी मुझे प्रोवाइड कर दो, वो सारे के लिए क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। किसी भी के ऊपर आपको 4 पॉइंट हो सकता है एक्सटर्नल एविडेंसेस के अंदर, व्हिच इज नॉट अ फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एविडेंसेस, 4 पॉइंट दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन से एक्सटर्नल एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, डाल देगा इसके अंदर, क्या डाल देगा, रिसीव्ड नोट डाल देगा, गुड्स रिसीव्ड नोट, तो एक डाल देगा, फिर एक डेबिट नोट डाल देगा, क्रेडिट नोट डाल देगा, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। तो गुड्स रिसीव्ड नोट हमारा क्या होता है, इंटरनल होता है, लेकिन और बाकी सारे डेबिट नोट, ये सारे नोट हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। तो प्लीज ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को मिक्स करके बना सकते हैं क्रेडिट नोट्स फ्रॉम द पार्टीज। अब बताओ इनमें से कौन सा वाला नहीं है, तो गुड्स रिसीव्ड नोट इंटरनल है, बाकी सारे एक्सटर्नल होते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है, ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग बनते हैं क्वेश्चन सिर्फ, और कुछ नहीं बनने वाला। चलो, सर पूछ लेगा आपसे कि कौन सा वाला मोर रिलायबल होता है, हम सबको पता है सर एक्सटर्नल लीगल एविडेंस मोर रिलायबल होता है, थर्ड पार्टी से मिला होता है, और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाला मोर रिलायबल होता है क्योंकि वो लिखित में होता है। बिल्कुल, चलिए जी, और कुछ नहीं करना है यहाँ से। रिलायबल्स एंड रिलायबिलिटी के बारे में हमने बात कर रही थी कि हम किसकी बात करते हैं, 505 के अंदर बात करते हैं इसकी, जो एक ऐसा तो जो हमारी टेक्निक होती है जो मोस्ट रेलेवेंस एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस देती है, वो कौन सी होती है, हमारी एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ये कैसी है, जो हमारे लिए किसका काम करती है, मोस्ट रेलेवेंस एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस का काम करती है, ठीक है, और उसके अंदर क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन होती है और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में वो रहनी चाहिए। तो यहाँ पे और कुछ पढ़ना है सर, नहीं पढ़ना। तो सर ऑडिट एविडेंस की कहानी कहाँ पे रुकती है, सर यहीं पे रुकती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर, यही हमारा चार्ट बोलता था। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं, हमारे इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, याद रखना एक वर्ड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं भूलना, जहां भी कंट्रोल की बात करोगे और ओवरऑल लिख रहे होगे, ओवरऑल एक होता है ओवरऑल लिखना, एक होता है ओवरऑल ना लिखना। ओवरऑल ना लिखने का मतलब क्या है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, जिसकी वजह से क्या होगा सर, पीडीसी, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। और ओवरऑल क्या होता है, उसका मतलब होता है सर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो अगर आपने सारी की सारी कहानी को अवॉइड करना है, जहां पे उसके बारे में सिर्फ इतना बताना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पॉइंट आना चाहिए, बट राम कथा नहीं लिखनी है, तो क्या करेंगे, ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे। जहां पे पता है क्वेश्चन पूछिए इंटरनल कंट्रोल के बारे में रहा है, वो चाह ही रहा है मैं इंटरनल कंट्रोल को एक्सप्लेन करके लिखूं, वहां पे लिखेंगे डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, जिसकी वजह से प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ द फ्रॉड और एरर होता होगा, जिसकी वजह से हमारी मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं होती होगी, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कम रहती होगी, जिसकी वजह से हमारा कंट्रोल अच्छा इफेक्टिवली काम करते होंगे। और ओवरऑल उसको चेक करने के लिए 143 आई में जाके हमारे को क्या चेक करना होता है, ऑडिटर को 143.33 आई में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल चेक करनी होती है। तो ये वाला, तो ये पूरी राम कथा है, इसको सारा नहीं लिखना है, ठीक है, तो इसको सब लिखना है जब वो सिर्फ आपसे पूछे, हमें यहाँ पे क्या लिखना था, सिर्फ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, इसमें सब आ गया, ठीक है। तो याद रखना है, क्वेश्चन में पॉइंट अगर लिख रहे हो इंटरनल कंट्रोल्स का, तब वर्ड आएगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अगर कंट्रोल आंसर लिख रहे हो इंटरनल कंट्रोल पे, तो पूरी रामकथा लिख के आना, 3 वर्ड 6 वर्ड तो पक्का आने चाहिए, 6 नहीं मतलब 7 आने चाहिए, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, पीडीसी, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ये 7 वर्ड तो आने ही आने चाहिए। एग्जाम्पल अगर आपको रेफरेंस देना है तो 143 का दे सकते हो, अगर ऑडिटर की बात कर रहा है वो, नहीं कर रहा तो नहीं देना।
ठीक है, तो यहाँ पे इसने वही पूरा आंसर लिखा है सब्सटेंसिव प्रोसीजर। अब ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है सर, इसको या तो बढ़ा दो, इसको या तो घटा दो। अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो मेरे सब्सटेंसिव प्रोसीजर घट जाएंगे, अगर आपने इसको घटा दिया तो मेरे सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वो डिपेंड करता है जैसी कंडीशन होगी, जैसी मिसस्टेटमेंट मुझे नजर आ रही होगी वो वाले काम करने के लिए। पर सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्यों करते हैं? डिजाइन टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द एजर्शन लेवल। हर एजर्शन लेवल पे जा जाके हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में चेकिंग करने का काम करते हैं, ताकि हमारे को अच्छा खासा ऑडिट एविडेंस मिल जाए, जिसको बोला जाता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आता है सर, टीओडी, उसके अंदर आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टीओसी यहाँ पे आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। चलिए, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है सर? रिलायबिलिटी हमने पढ़ लिया था सर। रिलायबिलिटी होती है द ऑडिट, देयरफॉर द ऑडिट एविडेंस इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोर्स एंड इट्स नेचर। तो उनका डिपेंड होता है उसकी सोर्स और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो रिलायबल बनता है। जिस जैसा अच्छा सोर्स होगा, अच्छी नेचर होगी, तो उतना रिलायबल ऑडिट एविडेंस भी वो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर और कुछ है सर? नहीं है। फिर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज ये वाला क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा बार आया होगा। अगर 500 में से कोई भी क्वेश्चन के ऊपर बेट करनी हो कि सबसे ज्यादा बार कौन सा क्वेश्चन आया, तो वो यही आता है कि कौन से ऐसे ऑडिट एविडेंस है जिसके अंदर रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस हमारी बढ़ती कम होती है, वो कौन सी सिचुएशंस में होता है। तो वही वाला सिंपल वाला आंसर क्या, कि रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस इंक्रीज कब की जाती है? व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड द इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी। जब हमारे को इंक्रीज कब होती है? जब हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलती है, तब हमारी इंक्रीज हो जाती है। जब वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है, तब हमारी इंक्रीज हो जाती है। डायरेक्टली ऑडिटर को मिलती है, तब हमारी इंक्रीज हो जाती है। डायरेक्टली हमारे को क्या मिलेगी? अगर हमारे को हार्ड कॉपी में मिलेगी तब इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मिलेगी तब इंक्रीज हो जाएगी। सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी तब इंक्रीज उतनी नहीं होगी। और अगर वो इंक्रीज हो जाएगी जब इंक्रीज व्हेन द रिलेटेड कंट्रोल्स, अगर हमारे अच्छे खासे रिलेटेड कंट्रोल्स इन्फॉर्म हो जाए, जो मुझे पता है क्या, देखो लिखा हुआ है ओवर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस इंपोज्ड बाय द ऑडिटर आर इफेक्टिव। ठीक है, तो आपको अगर आपकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल एक ही वर्ड में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट लिखना है। क्या लिखूंगा? अगर मेरी ऑपरेटिंग इफेक्टिव द कंट्रोल्स आर गुड, तो इसका मतलब मेरी क्या हो जाएगी? ऑडिट एविडेंस की ये वाली कहानी मेरी रिलायबल ज्यादा हो जाएगी। सिंपल। प्रिपरेशन, मेंटेनेंस, इफेक्टिवनेस, सारे इकट्ठे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पॉइंट बन रहा है इंटरनल कंट्रोल का, तो एक वर्ड खत्म कर देता है उसको, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अगर मेरे कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज गुड, इज इंक्रीज्ड, देन डेफिनेटली माय ऑडिट एविडेंस विल बी मोर रिलायबल। तो यहाँ पे हमारे 5 पॉइंट बनते हैं। पहला वाला जब हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलता है, दूसरा वाला डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिलता है, फिर उसके बाद मेरा कौन सा बनता है? जब मेरा ऑपरेटिंग कंट्रोल्स आर गुड, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स का पॉइंट, उसके बाद डायरेक्टली ऑडिटर को मिलता है, और उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ऑडिटर को मिलता है। तो ये वाले 5 पॉइंट आते हैं जब आपकी रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंस की किस केसेस में इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाएगा, व्हेन विल द ऑडिटर कंक्लूड कि उसकी ऑडिट की लायबिलिटी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है रिलायबिलिटी। तो आपने क्या करके आना है? आपने ये वाला आंसर लिख के आना है। वहां पे बहुत बार पेपर में आया है, मैं बता भी नहीं सकता, मतलब मुझे नंबर काउंट भी नहीं होगा, इतनी बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला यहाँ पे मार्क कर लो चाहे इसको, यहीं से आपका आंसर फॉलो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, इंक्रीजेस कब इंक्रीज होती है? ये 5 पॉइंट के अंदर इंक्रीज हो जाती है। यही आपको आंसर लिख के आना है, इतना सही आंसर लिख के आना है। ऐसे आंसर्स को अगर आप चार्ट फॉर्म में बना भी दोगे, देन आल्सो यू हैव टू राइट ऑनटू द इनटू द लैंग्वेज। ठीक है, कभी भी आंसर को आप इनटू द लैंग्वेज छोड़ के नहीं आ सकते हो। चार्ट बनाना हमेशा एडिशनल होता है, चार्ट कभी भी आंसर नहीं होता। गलती मत करके आना। ठीक है, मैंने गलती करी थी, मेरे नंबर भी कटे थे। ठीक है, मैं सिर्फ चार्ट बना के आ गया था, चलो मेरे पास तो टाइम ही कम था, मैं लिख भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मुझे पूरे नंबर नहीं मिले थे। उन्होंने सिर्फ एक ही नंबर दिया था चार्ट बनाने का, 3 नंबर नहीं दिए थे, 4 नंबर का आंसर था, मैंने चारों पॉइंट लिखे थे। लेकिन ठीक है, तो नंबर नहीं मिलते हैं, बट हाँ, उससे आपकी रिप्रेजेंटेशन और उससे आपकी वैल्यूएशन करने वाले का लगता है यार बंदे के पास एक अच्छा स्किल सेट है और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन भी है, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। चलिए जी, सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस होना, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस होना। ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये तो हम कर चुके हैं, इतना तो हम आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए जी, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे। मार्क कर लीजिए। क्या सर? कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑडिटर्स की जजमेंट एज टू द सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस? कि भाई मेरे पास जो ऑडिट एविडेंसेस मुझे मिले, क्या वो मेरे पास क्वांटिटी में इनफ है या नहीं है? मेरे को कौन से फैक्टर्स होंगे, किस बेसिस पे मैं जज करूंगा ऑडिटर की जजमेंट कैसे आएगी? तो एज टू द सफिशिएंसी मे बी अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स। मेरी सफिशिएंसी कौन अफेक्ट कर सकता है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो मेरी सफिशिएंसी के ऊपर डाउट उठाएं? मतलब कोई मेरे को सामने से बोल रहा है, सर मुझे तो क्वांटिटी वाइज उतने पूरे लग नहीं रहे हैं, तो मैं कहूंगा बताना तो मैं किस वजह से लग रहा है कि मेरी क्वांटिटी इनफ नहीं है। कि भाई मटीरियलिटी, सर आपने इतनी बड़ी मटीरियलिटी ले ली, 30% तो छोड़ ही दिया, क्वांटिटी वाइज आपने सारे कैसे ले लिए? मटीरियलिटी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। फिर सर इसको मटीरियल स्टेटमेंट को देखते हुए तो क्वांटिटी इसकी ज्यादा लग नहीं रही है, मुझे तो लगता है जितना रिस्क है आपकी ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए थी। बात तो सही कह रहा है। उसके बाद साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, की सर इतनी बड़ी कंपनी का साइज और आपकी 4 पेज की फाइल बनी है। सोचो 4 पेज की फाइल, सर कम से कम नॉर्मल कंपनी में बन जाती है 4 पेज की फाइल, तो 40 पेज की फाइल तो होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी कंपनी है सर, 6 तो उनकी सब्सिडरीज हैं। तो सोचो यार, बात तो सही कह रहा है। तो इसका मतलब अगर मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली मेरी क्या होगी? मेरे पास ऑडिटर के हिसाब से जो उसकी सफिशिएंसी और एविडेंस की वो भी जाता है। तो बेसिकली कहानी क्या पूछना चाह रहा है? ऑडिट एविडेंस कितने ज्यादा लेने, किस किस केसेस में ज्यादा और कम होने चाहिए? आपकी मटीरियलिटी पे डिपेंड करता है। मटीरियलिटी कम लोगे, ऑडिट एविडेंस ज्यादा होंगे। मटीरियलिटी ज्यादा लोगे, ऑडिट एविडेंस कम होंगे। क्या रहता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि मटीरियलिटी की फिगर अगर आपने 30% ले ली, तो
तो 70% चेकिंग के ऑडिट एविडेंसेस लोगे, मटेरियलिटी आपने 10% ले ली तो 90% ऑडिट एविडेंसेस लेने पड़ेंगे, तो इसलिए मटेरियलिटी ज्यादा लोगे तो ऑडिट एविडेंस कम मिलेंगे, मटेरियलिटी कम लोगे तो ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा मिलेंगे, तो इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जितना ज्यादा आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां से नजर आई होगी सर? रैप से नजर आई होगी, मतलब 315 में बातें करते हुए जितनी एरिया सुनने में आए उतने हिसाब से ऑडिट एविडेंसेस ढूंढे होंगे। अगर कम सुनने में आए तो कम ढूंढूंगा, ज्यादा सुनने में अगर किसी ने सब्सिक्वेंट इवेंट की बात ही नहीं करी तो क्या ढूंढने जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। किसी ने गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई कंसर्न सुनने में ही नहीं आया कि कोई डाउट हो रहा हो, ज्यादा ढूंढने नहीं जाऊंगा। अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है तो क्यों जाऊंगा? पांचवा छठा ऑडिट चल रहा है मेरा, तो क्या, और मैंने ही ऑडिट करा है पिछले साल का, तो क्या मैं 510 के अंदर जाऊंगा अपना ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने? नहीं जाऊंगा, मेरे ही ऑडिट करा हुआ है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है ही नहीं, नहीं जाऊंगा। तो मतलब इतने सारे एरियाज में जहां पे मैंने कुछ नहीं सुना वहां पे मैं नहीं जाता। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? कम है तो ऑडिट एविडेंसेस कम होंगे, ज्यादा है तो ज्यादा होंगे। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन का भी सिमिलर सा ही तरीका है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी कवर हो जाता है। चलिए उसके बाद तो हमने रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सर इसके अंदर हमें ढूंढना क्या है? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ढूंढना होता है। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट डिपेंड करता है सर, उसके अंदर तीनों रिस्क की बात करके आनी है आपने। यहाँ पे दो लिखे हैं, तीसरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंसिस्ट ऑफ द टू कंपोनेंट्स मेन होते हैं हमारे, कौन से वाले? क्योंकि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है तो मैनेजमेंट के दो ही होते हैं, इनहेरेंट और कंट्रोल। दूसरा वाला किसका होता है? ऑडिटर का होता है। तो इनहेरेंट की बात क्या हो रही है? इनहेरेंट का मतलब होता है सर जो उसके इंटरनल होता है, जब तक कोई कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बिफोर कंसिडरेशन, वर्ड क्या लिखा है? बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल्स, मतलब बाबा आदम के जमाने की बात कर रहा है, जिस टाइम पे कंपनियों के पास कंट्रोल नाम की चीज ही नहीं होती थी, उस टाइम की बात करें, तब से कौन से रिस्क चले आते हैं? इन्वायरमेंट से होता हुआ कोई रिस्क आ गया, काम करने में कोई रिस्क हो गया, जो प्रोडक्ट आपने लिया उसके अंदर कोई रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क की बात कर रहे हैं जिसको कोई अवॉइडेंस नहीं है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल लगाने की जरूरत नहीं, वो है ही है, मार्केट रिस्क है, वो चलता ही रहेगा, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते कभी, उसकी बात कर रहा है इनहेरेंट रिस्क। फिर आता है कंट्रोल रिस्क, बाबा आदम के जमाने से थोड़ा सा आगे आ गए हैं, जो थोड़ी सी नई जनरेशन में आए, तब पता चला है कि सर जो कंट्रोल लगाने के बावजूद भी काम ना करे वो वाला रिस्क होता है, वो कौन सा होता है हमारा? कंट्रोल मटेरियल विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड, कंट्रोल लगाया भी लेकिन फिर भी लग रहा है कि ये प्रिवेंट और डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उसको, एंड करेक्टेड पीडीसी नहीं हो पाएगी हमारी किसी भी सूरत में, ये वाला रिस्क कौन सा होता है हमारा? सर कंट्रोल रिस्क होता है। तो इसका मतलब पहले वाला रिस्क जो कंट्रोल थे ही नहीं उस टाइम पे, कौन सा रिस्क होता है? इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल लगाने के बाद भी कंट्रोल काम ना करे वो कौन सा होता है? कंट्रोल रिस्क। और सब कुछ काम करते हुए भी मैं ढूंढ ना पाऊं तो कौन सा होता है? डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, तो लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ दैट द लोअर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर लोअर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा तो डेफिनेटली मेरे पास क्या होगा? लेस एविडेंसेस मुझे लेने पड़ेंगे क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, और ज्यादा होगा तो ज्यादा लेने पड़ेंगे। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही है, जितना बड़ा साइज होगा उतने बड़ी कहानी में आपको ऑडिट एविडेंसेस लेने पड़ेंगे फॉर श्योर। आपके पास ये अच्छा खासा 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। पहले पूछेंगे ऑडिट एविडेंसेस के अंदर सफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, सफिशिएंट रिलायबल को एक्सप्लेन कर दो, और फिर बता दो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ऑडिटर की जजमेंट हटा सकते हैं एज टू द सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। तो क्वेश्चन क्लियरली बनता है यहां से ये सफिशिएंसी की आपसे क्या पूछी जाएगी? डेफिनेशन पूछी जाएगी ये वाली, और उसके बाद आपके पास क्या पूछे जाएंगे? ये फैक्टर्स पूछे जाएंगे। टोटल मिलके बन गया 4 नंबर का बहुत प्यारा सा आंसर। 1 नंबर की सफिशिएंसी की डेफिनेशन जिसके अंदर आप क्वांटिटी एक्सप्लेन करेंगे, और 3 नंबर के आप क्या लिख के आएंगे? 3 पॉइंट्स लिख के आएंगे। कुछ और दिमाग नहीं लगाने, कोई चौथा पॉइंट ढूंढने नहीं जाना, 3 पॉइंट है, याद कर लो चुपचाप बैठ के। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे प्लीज गलती मत करना, कहीं लिख दो ज्यादा मटीरियलिटी तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर ऐसा कुछ करके आया ना कोई और मैं बाद में पेपर देखा तो मैं फिर कूट दूंगा पकड़ के। ठीक है, क्या अगर मेरा मटीरियलिटी ज्यादा होगी तो ऑडिट एविडेंसेस उस वाले केस में क्या होंगे? कम होंगे। अगर मेरी मटीरियलिटी कम होगी तो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। गलती मत करके आना इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि परसेंटेज पे चलती है मटीरियलिटी। फिर क्या होता है सर? सोर्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस बता दो सर, सोर्स क्या है ऑडिट में, एक्सप्लेन कर दो, एग्जांपल दे दो, कुछ भी बोल दो। तो सोर्स कैसे ले सकते हैं सर? थ्रू एनालिसिस एंड रिव्यू करने के बाद, एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे, रीपरफॉर्म करके देख लेंगे प्रोसीजर, रिकंसाइल करके देख लेंगे। इसके अंदर बहुत बड़ी लिस्ट है, कुछ भी लिख देना। ऑडिट एविडेंसेस आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ऑडिट का प्रोग्राम लगाओगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओगे, हर जगह से आपके पास क्या आ सकते हैं? ऑडिट एविडेंसेस आ सकते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से भी आ सकते हैं, तो कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, रीपरफॉर्म करके प्रोसीजर को आ सकते हैं, एनालाइज करके, रिव्यू करके, इंस्पेक्शन करके, ठीक है ना, ऑब्जर्व करके, कुछ भी लिखाना। 500 का सारा ऐसे 500 के जो नीचे टेक्निक वाले पॉइंट थे वो भी लिखाओगे। ठीक है, तो ये भी स्टार्टिंग में चल रहा है इसलिए इसने वो पॉइंट नहीं दी क्योंकि उसने नीचे देने हैं, पर आप लोगों ने जब ओवरऑल पढ़ लिया होता है तो इस आंसर को आप क्या कर सकते हो? बेटर बना सकते हो। तो आपकी मर्जी, आपने बेटर बनाना हो, बेटर आंसर भी लिख के आ सकते हो आप लोग। इंपॉर्टेंट है नहीं है सर फिर सर इंपॉर्टेंट कराओ, सिर्फ ऐसे हमारा टाइम मत वेस्ट करो। एक तो आप सारी टेंशन ले लेते हो, फिर कहते हो इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑब्टेनिंग, क्या ऑडिट प्रोसीजर होना चाहिए ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंसेस? ये होता है सबसे बेसिक क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट बेसिक ऑडिट प्रोसीजर क्वेश्चन ऑफ द एंटायर ऑडिट। बाकी सब आते हैं किसी स्पेसिफिक एजर्शन के ऊपर, सब्सिक्वेंट इवेंट,
ओपनिंग बैलेंसेस, इन्वेंटरी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक ऐसा प्रोसीजर क्या है जो ऑडिट एविडेंसेस लेने के लिए हर किसी ऑडिटर को शुरू करने के लिए करना होता है। तो उसके अंदर सर क्या कहोगे आप? आजा 315 में, 315 में आ जा और उसके बाद जब हो जाएगा तो 330 में चले जाना और यहाँ पे जाके 330 प्लस चार्ट लिखते रहना हमेशा। 330 जब नॉर्मल की बात कर रहे होते तो 330 में सिर्फ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लिखना होता, नीचे चार्ट बनाना होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और क्या हमारे पास, और टेस्ट ऑफ डिटेल सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आ जाते हैं। तो वो वाला पूरा चार्ट बना देना, इसकी वाउचिंग वाउचिंग होती है, वो पूरा जो भी छोटा सा चार्ट पढ़ रखा है बस वही वाला चार्ट यहाँ पे बना के आना होता है। ठीक है, तो ये वाला दो हमारे को करना होता है। इंटरनल कंट्रोल्स की बात इधर कर लेंगे, दूसरे की बात इधर कर लेंगे और आंसर बना के आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या था? सबसे बेसिक वाला 315, 330, इसके बाद कहानी शुरू होती है 450 और फिर कहानी आगे जाती है। यहां से तो कहानी बिल्कुल बेसिक होती है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंसिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, ये वाला चार्ट बना के आना है आपको। आप लोगों ने चार्ट पढ़ा हुआ है, शायद इसी में नीचे आ भी जाएगा। फिर क्या आता है सर? क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा था ये देखो, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस यहाँ भी पूछ रहा है, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस यहाँ भी पूछ रहा है। तो ये वाली कहानी बिल्कुल आप यहीं से लिख सकते हो। ये वाला सारा प्रोसीजर है हमारा, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंट्रोल, रिकवरी, ये इंक्वायरी प्लस में आती है। मैंने आपको पहले भी बताई थी इंक्वायरी कैसे चलती है हमारी। जो इंक्वायरी चलती है वो हमारी प्लस में चलती है। इंक्वायरी प्लस में चलने का मतलब क्या है? इंक्वायरी प्लस में चलने का मतलब सर इतना है, सर सब कुछ इंक्वायरी से ही शुरू होता है। इंक्वायरी करोगे, इंक्वायरी के टाइम पे कुछ मिलेगा, उसकी इंस्पेक्शन करने जाओगे। इंक्वायरी करोगे, कुछ समझ में आएगा, उसके ऑब्जर्व करने जाओगे। इंक्वायरी करोगे, समझ में आएगा, अच्छा क्रेडिटर्स के साथ ऐसा कुछ होता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने जाओगे। इंक्वायरी से पता चलेगा कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो रिकैलकुलेशन करने जाओगे। मतलब एक इंक्वायरी ऐसी चीज है जो कंसिस्टेंट है। इंक्वायरी ऐसी चीज है जो कंसिस्टेंट है। बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आउटकम के ऊपर, क्या निकल के आया और फिर क्या करना है। इंक्वायरी इज द ओनली कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ में आप आपको कुछ भी कर लीजिए जिससे आपको लगता है आपका काम बन जाएगा, वो उठा के ले जाइए। तो अगर आपने देखा, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन अगर यही फाइनल वाले होते तो फाइनल वालों को ध्यान रखना था क्या? अगर आप फाइनल देखो तो जितने भी आगे के स्टैंडर्ड्स आते हैं ना हमारे 700 की सीरीज के बाद में, अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको दिखेगा प्रोसीजर छोटे कर दिए हैं, क्योंकि रिव्यू मांगा होता है, ऑडिट नहीं मांगा होता। हर किसी के अंदर एक चीज कॉमन मिलेगी, इंक्वायरी। उसके किसी में जोड़ दिया इंस्पेक्शन साथ में, किसी में जोड़ दिया एनालिटिकल प्रोसीजर साथ में। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इंक्वायरी आपको लिख के आनी ही आनी है। ठीक है, और हमारा आरएपी भी कहां से शुरू होता है? इंक्वायरी इंस्पेक्शन से शुरू होता है। तो ये वाला हमारा क्या आ गया? चार्ट हमारे को लर्न करना है। ये वाले प्रोसीजर है हमारे, आप लोगों को आते हैं, मुझे ज्यादा कराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इसके एग्जांपल्स के अंदर मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये लोग आप लोग कर लोगे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है, रिकैलकुलेट करना, इंक्वायरी करना, तो ये वाला हमारा काम हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं यहाँ से। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने बैठा मैं तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि तुम लोगों को मैं नहीं बता सकता आरएपी क्या होता है, क्योंकि तुम लोगों को नहीं आता है। तो तुम लोग खुद करोगे उसको। क्या लेके आना है सर आरएपी में? 315 पहला वाला डिफरेंस वाला पॉइंट। ठीक है, याद है सबको? 315 नोट्स, आरएपी, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट्स याद है ना? हाँ जी भाई। Yes, sir. Yes, sir. इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर, रिलेटेड एक्टिविटीज। Yes, उसके बाद सर 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या आएगा सर? चार्ट आएगा। बेसिक क्वेश्चंस के अंदर सिंपल ये करके आना है। ठीक है, चार्ट बना के आना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स का, और कुछ नहीं करके आना है। ये देखो यहाँ पे चार्ट शायद नीचे मिल भी जाएगा। ये रहा, ये वाला चार्ट की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज द होल चार्ट, बेसिक्स। इस चार्ट को बना के आना है जहां पे भी आपको फंस जाओ। ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर्स, ये इसको क्या बोल सकते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टीओसी, सब्सटेंसिव प्रोसीजर। टीओसी और टीओडी इकट्ठे नहीं होते। टीओसी के अंदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर होते हैं, उसके अंदर टीओडी होता है, क्योंकि उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो टीओसी टीओडी मत कराना, गलती मत कराना। सब्सटेंसिव प्रोसीजर आएगा, उसके अंदर आएगा टीओडी और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और टीओडी के अंदर हमारी 2 चीजें होती है, वाउचिंग करना, वेरिफिकेशन करना। वाउचिंग किसकी होगी? ट्रांजैक्शंस की, टी की, टीबीडी में से। और बैलेंसेस की क्या होगी हमारी? बी और डी की हमारा क्या होती है? हमारी उसके अंदर वेरिफिकेशन होती है। तो जो हम पढ़ते थे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, तो सीओटी हमारा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की क्या होती है? वाउचिंग होती है। उसके अलावा जो एडजस्टेड लेवल होती थी जिसमें आता था बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, उसकी क्या होती है? वेरिफिकेशन होती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या रहता है? पूरा का पूरा ये वाला हमारा चार्ट रहता है, जो बिल्कुल बेसिक और इंपॉर्टेंट चार्ट है। यही वाला चार्ट आपको ऊपर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बस ये चार्ट कर लोगे तो इतने चार्ट से आप आंसर लिखाओगे। अच्छी खासी नॉलेज आप लोगों को इस एरिया की, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है वो वाला एरिया। अब बात कर रहे हैं बहुत प्यारे से टॉपिक की, क्या सर? एजर्शंस की। सर एजर्शंस में क्या है? एजर्शंस कुछ नहीं है। एजर्शन में क्या है? रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट दैट आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंसीडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स। इसके डेफिनेशन को क्या करना है? बाय हार्ट लर्न कर लेना। इसके साथ दिल बना दिया तुम लोगों को।
इसको लर्न कर लो। एजर्शन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है क्योंकि आप लोग ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एजर्शन, और इंटर लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एजर्शन समझना। ठीक है, तो इसको हाई चांसेस है कि इसकी डेफिनेशन क्लियरली आ सकती है व्हाट इज एजर्शन, और नीचे कुछ भी आपको और क्वेश्चन पूछ लेंगे जो एजर्शन से मिलता जुलता होगा, लेकिन टेस्ट कर लेंगे आपको एक नंबर में, एक नंबर नहीं खोना है। ठीक है, तो एजर्शन रेफर टू द रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं एक्सप्लिसिट अदरवाइज दैट आर एम्बॉयडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होती है, ट्रांजैक्शन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है, बैलेंसेस भी उसी के अंदर होते हैं, डिस्क्लोजर ही वही होते हैं, एम्बॉयडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंसीडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, ताकि हम उसके ऊपर कंसीडर कर पाए डिफरेंट टाइप ऑफ। देखो कितना प्यारा वर्ड लिखा हुआ है जिसको पता देगा, ये यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे वो, लेकिन यहाँ क्या नहीं लिखा, मटेरियल नहीं लिखा, क्योंकि एवरी असर्शन कैन नॉट बी मटेरियल टिल इट प्रूव्ड बाय 330 एंड 450। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, ताकि हर किसी असर्शन के अंदर 315 जरूर लगता है। ठीक है, तो हर किसी हर असर्शन के अंदर 315 लग के वहां पे पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट जरूर हो सकती है हर किसी में, लेकिन यहाँ पे हर किसी असर्शन के अंदर ना तो 330 हो सकता है ना ही 450 हो सकता है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन में गलती होगी तो फिर एडवर्स रिपोर्ट ही चली जाएगी, तो इसलिए लिखा पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, ना ही लिखा आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, ना लिखा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ना लिखा फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, ना लिखा मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कोई वर्ड नहीं लिखा, क्या लिखा, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। तो इसको गलती नहीं करनी है क्योंकि ये 315 में तो कवर होगा ही होगा, हर असर्शन को वहां पे चेक करना पड़ेगा, लेकिन 330 में कौन सी लेके जानी है ये ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जब उसे कुछ नजर आएगा तभी तो लेके जाएगा, वरना क्यों चेक करेगा बैठ के। और उसके नीचे क्या पूछेंगे, एक अच्छा प्यारा सा सवाल पूछेंगे कि assertions contained in the financial statement के अंदर आप बता दो क्या different types of the potential misstatement that may occur fall into the following three categories and may be taken in the following forms। तो उसकी क्या फॉर्म्स होती हैं, क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके से आप ऑडिटर और assertions को क्या करता है, चेक करता है, हाउ द ऑडिटर विल ऑडिट द assertions, उसके क्या बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ के दे सकते हैं। ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स बता दो, कुछ भी पूछ लें, इसका मतलब अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आया होगा तो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने एक ही बताया था, क्या कि भाई ये याद रख लेना, आइटम ऑफ ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला आंसर लिख के आना, यहाँ पे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के बारे में, सीओटी, अकाउंट बैलेंसेस और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। तो ये वाला जो हमारा आंसर है ये हमारे को सिंपल लिख के आना है। यहाँ पे हमारे हर किसी के अंदर कितने पॉइंट है, 5-5-4 पॉइंट होते हैं इसके अंदर, 5-5-4। ठीक है, तो अकरेंस हो गया, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है। अब ट्रांजैक्शंस की बात करो, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, अकर होती हैं, अकर होनी चाहिए, जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो क्या रिकॉर्ड होगी या नहीं हुई है ये चेक करेंगे। कंप्लीटनेस, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस क्या आपने आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, कुछ मिस तो नहीं हुई, ओमिट तो नहीं हुई, ये चेक कर लेंगे। क्या फिर वो एक्यूरेट वैल्यू पे हुई है, सारी की सारी एक्यूरेट है या नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये चेक कर लेंगे। मार्च वाली अप्रैल में तो नहीं दिखा दी, अप्रैल वाली मार्च में तो नहीं दिखा दी, ये चेक कर लेना। कट ऑफ, और आपने सही तरीके से उन्हें क्या करी हो, क्लासिफिकेशन करी हो, ये भी एक बार हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि वो अपने प्रॉपर अकाउंट्स के अंदर गई हुई हो। ठीक है, तो यही वाला आपको आंसर लिखना था, अकरेंस हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपर तरीके से, जो एंटिटी के अकरेंस का मतलब होता है जो एंटिटी की है वही एंटिटी ने रिकॉर्ड करी, कोई और तो नहीं रिकॉर्ड करी। कंप्लीटनेस, ऑल ट्रांजैक्शन वर्ड, जो मैं वर्ड बता रहा हूं जो आने चाहिए, रिकॉर्डेड ऑल ट्रांजैक्शंस, एक्यूरेसी, अमाउंट्स एंड जो डेटा होना चाहिए वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अमाउंट क्यों होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कट ऑफ, ट्रांजैक्शन नेम रिकॉर्डेड होनी चाहिए करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं मार्च अप्रैल को, राइट, तो उस तरीके से। और क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अकाउंट के अंदर उसकी क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग एंट्री होनी चाहिए। ये वर्ड्स आपको लिख के आने हैं, बस एक एक वर्ड आगे आंसर के अंदर, तो आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद सर क्या था हमारा, उसके बाद हमारा अकाउंट बैलेंस आ जाता है। अब आ जाओ बैलेंस शीट आइटम पे, बैलेंस शीट आइटम के अंदर अकरेंस की बात होती है, अकरेंस तो कुछ होता नहीं, बैलेंस शीट आइटम क्या एग्जिस्टेंस की बात होती है, एग्जिस्ट करना चाहिए एसेट। ठीक है, तो अकाउंट बैलेंस क्या हो रहा है हमारा, एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। तो हमने इन्वेंट्री के लिए याद है हमारे को, इन्वेंट्री में क्या पढ़ते थे, एग्जिस्टेंस पढ़ते थे, है ना, पाई 01 में कल ही पढ़ के आए हैं कि उसको क्या चेक करना होता है ऑडिटर को, मेनली उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी होती है, और कि भाई एग्जिस्टेंस और कंडीशन, एग्जिस्टेंस आता है वो वर्ड क्यों, क्योंकि जितनी भी बैलेंस शीट की आइटम होती है वो सारी की सारी क्या होती है, एग्जिस्टेंस वाली होती है, एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर राइट एंड ऑब्लिगेशन, भाई मेरी है या नहीं है, थर्ड पार्टी की तो नहीं मैंने रख रखी हो, थर्ड पार्टी की रख रखी है तो मैंने क्या बता रखा है क्लियरली कि दिस इज आइटम ओन्ड बाय थर्ड पार्टी इन माय पोजीशन, तो वो होना चाहिए। ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी के लिए मेरी ऑब्लिगेशन रहती है। कंप्लीटनेस, पूरा का पूरा जितने भी है सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी ओमिट नहीं होना चाहिए, और उनकी सही तरीके से वैल्यूएशन होनी चाहिए। कल याद है हमारे क्वेश्चन में आया था क्या कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अगर वैल्यूएशन ना मिले, तो हमने एग्जांपल पढ़े थे कि ऑडिटर क्या कर सकता है एडिशनली, तो वो उस दिन खड़ा होके क्या कर सकता है, उसकी वैल्यूएशन भी करा सकता है। फर्स्ट को हमें याद है, हमें ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में पॉइंट पढ़ रहे थे, तो याद आया था कि क्या कि सर ओपनिंग बैलेंसेस को अगर हमारे को अमाउंट चेक करनी है तो हम किस तरीके से ऑडिटर चेक करेगा, अगर उसको पहले वाले ऑडिटर से काम नहीं करे एडिशनल में, तो वहां पे क्या था, एक वैल्यूएशन करवा लो कि भाई वैल्यूएशन करवा लो कि 1 मार्च पे इस दिन पे इस एसेट की वैल्यू होनी क्या चाहिए, जो आज होनी चाहिए वो ओपनिंग बैलेंस से मैच करके देख लो क्या उतनी हो रही है, उतनी हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब यही वाला पॉइंट था, वो भी वैल्यूएशन वाला। एंड एलोकेशन की अगर वो सही तरीके से हमने सही हेड में एलोकेट करी है या नहीं करी है, तो ये वाले हमारे क्या हो गए, अकाउंट बैलेंसेस के आंसर आ गए। प्लीज इसके अंदर अगर आपने एक भी ऐसे 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 या ऐसे कर दिया तो फिर सारे के सारे नंबर भी ऐसे वैसे 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 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो गलती नहीं करने का है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से हमेशा, तो हर किसी के 4 पॉइंट्स याद करने, 4 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन मान के चलो, वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आता ही है। इसके ऊपर पहले मार्क भी कर रखा था हमने ये साइन, ठीक है ना।
हट गया होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मार्क्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अकाउंट बैलेंसेस के अंदर एग्जिस्टेंस होती है, राइट एंड ऑब्लिगेशन होते हैं, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो हमारे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, क्योंकि वो या तो ट्रांजैक्शंस की होगी या अकाउंट बैलेंस की होगी, तो मिले जुले पॉइंट है, ठीक है। ना तो इन्होंने क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से अवॉइड करा, ना ही इन्होंने किसको अवॉइड करा, पूरी तरीके से अकाउंट बैलेंस को अवॉइड करा। इन्होंने बोला ठीक है दोनों को मिला के पॉइंट बना देते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे। अब इन्होंने यहाँ अकरेंस भी डाल दी कि भाई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में अकरेंस करनी चाहिए, क्या ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी तो अकर करनी चाहिए, तो वहां से अकरेंस लिया है। और अगर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि हाँ भाई मेरे राइट के ही है और मैंने ही सारे इसको मैंने रिकॉर्ड करा है, अगर किसी और के होंगे तो मैं बताऊंगा क्लियरली डिस्क्लोजर में कि ये आइटम थर्ड पार्टी ने ऑन कर रखी है, भाई मेरी नहीं है, मैंने सिर्फ उसकी पोजीशन ले रखी है, तो इसका क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए। कंप्लीटनेस कॉमन पॉइंट है, यहाँ से भी उठा लो यहाँ से भी उठा लो, तो ये तो कॉमन था तो यहाँ लेके ताकि दोनों को दुख ना हो। तो कंप्लीटनेस के अंदर क्या है, चाहे वो ट्रांजेक्शन हो चाहे वो क्या हो, अकाउंट बैलेंस हो, डिस्क्लोजर हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्लोजर मिस नहीं होती। इसका एग्जांपल कौन सा अच्छा है, इंडेस 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। भाई वो तो कहता है इतने सारे डिस्क्लोजर मांग लेता है, कितने का सामान आपने मुझसे लिया, कितने का सामान आपने यूज कर लिया, कितने का सामान बचा हुआ है, कितने का सामान अगले साल जा रहा है, सारा कुछ डिस्क्लोजर में मांगता है। इंडेस 24 बोलता है मुझे क्लियर कट पिक्चर चाहिए आपसे, रिलेटेड पार्टी के साथ आपने कितनी बार इस बार में ट्रांजैक्शन करी है, कितने अमाउंट की करी है, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग खड़ा है, सब कुछ मांगता है वो, इसलिए क्या कि वो कंप्लीट होने चाहिए, मिस नहीं करना। फिर क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, भाई प्रेजेंट जो हमारे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर तरीके से वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सामने वाले को समझ भी तो आए। और एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, एक्यूरेसी कहां से लेके आया, यहां से लेके आ गया, और वैल्यूएशन कहां से लेके आया, यहां से लेके आ गया, कि भाई एक्यूरेट होनी चाहिए जो भी होगी और सही तरीके से वैल्यू, ट्रांजैक्शन है तो एक्यूरेटली कैलकुलेट होनी चाहिए, अमाउंट उसकी सही बुक होनी चाहिए, और अगर एसेट है तो वो प्रॉपर तरीके से वैल्यू होना चाहिए, उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या खत्म कर देता है, यहाँ पे पूरा का पूरा एजर्शन लेवल के ऊपर का कंसेप्ट खत्म कर देता है। ऑडिट ट्रेल के बारे में भी यार देख लेते हैं, ना मिस करने वाली चीज है नहीं, क्योंकि दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इन एज कंपेयर टू ऑडिट। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब तक हम कहाँ से आए हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ही मार्क करा क्या हमने, 4 हुए थे ना पहले। क्वेश्चन याद रखा करो तुम लोग, कितने क्वेश्चन हुए थे अब तक। कोई मार्क कर रहा है मेरे साथ साथ या नहीं कर रहा है, 4 तो यहाँ हो गए थे, 4 हुए थे। 4 हुए थे ना। इस वाले चार्ट को क्वेश्चन नंबर 5 मार्क कर लो, भूलना नहीं है, ये चार्ट क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद एजर्शंस का इसको मार्क करने की जगह यहाँ पे मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 6, दोनों पेजेस के बीच में ये, ताकि ऊपर वाला भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लो डेफिनेशन प्लस दिस, डेफिनेशन याद करनी ही करनी है, और प्लस ये नीचे वाला पूरा आंसर याद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। चलो आ जाओ आगे, अब चलते हैं ऑडिट ट्रेल क्वेश्चन नंबर 7 पे। इंपॉर्टेंट, ये जितना प्यारा से इन्होंने टॉपिक ऐसे सेंटर से में देके खत्म कर दिया ना, इतना इतना इजी और इतना छोटा टॉपिक है नहीं है, ठीक है। बहुत माना जाता है इस टॉपिक को ऑडिट के अंदर, क्योंकि सबसे पहली चीज थी जो हमारे को इजी काम बनाने में हेल्प करती थी। ऑडिट की अगर ट्रेल बनने लग गई, हर एक डॉक्यूमेंट की पीछे की स्टोरी और आगे की स्टोरी मैच करने लग गई, तो फिर उसको क्या हो जाता था, ऑडिट एविडेंसेस को ढूंढना आसान हो जाता था, इन्वेस्टिगेट करना क्या हो जाता था, आसान हो जाता था। तो क्या कह रहे हैं, ऑडिट ट्रेल क्या होती है हमारी, डॉक्यूमेंटेशन फ्लो ऑफ द ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ द ट्रांजेक्शन। हम ट्रांजेक्शन की प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड फ्लो बनाते हैं, मतलब वो जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जो भी एंट्री ओरिजिनेट हो रही है, वो जहां पे वो एंड हो रही है, उसकी पूरी की पूरी चेन होनी चाहिए, ताकि ऑडिटर को कुछ भी चेक करना पड़े तो वो चेक करने के लिए उसके पास जहां से वो शुरू हुआ उसका एक एविडेंस, उसका एक वाउचर बना होगा, उसके बाद वो गया अगर ट्रांजिट का बिल होगा, फिर उसका तो बिका, फिर उसके बेचने का बिल होगा, बीच में सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी, सब कुछ जितना भी कुछ हो रहा है उसका सारा का सारा क्या होना चाहिए हमारे पास, डॉक्यूमेंटेड फ्लो, ट्रांजैक्शन का प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड फ्लो होना चाहिए हमारे पास। तो वो हमारी क्या बन जाएगी, ऑडिट की ट्रेल बन जाएगी, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट हाउ द सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड इनटू द अकाउंट एंट्री। तो मतलब इसके अंदर हम हमारा ऑडिट के हिसाब से बात करें तो हमारे जो भी हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हमारा कोई वाउचर है, तो वो वाउचर हमारा जो है वो हमारी अकाउंटिंग की एंट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से हम अकाउंट में लेजर में बुक करते हैं, वो एंट्री तक का सफर, कि हाँ भाई इसके पीछे हमारे पास जनरल एंट्री है, बिल्कुल है, जनरल एंट्री के पीछे क्या उसका वाउचर है, बिल्कुल है। तो मतलब प्रॉपर तरीके से एक फ्लो होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पाए अपने ऑडिट एविडेंसेस को। इट इज यूज्ड द ऑडिट एविडेंस टू एस्टैब्लिश ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन सही तरीके से हुई भी, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, और इंटीग्रिटी से उसको जो हुआ है वो ऑनेस्टली सही ट्रांजैक्शन है भी, कंप्लीट ट्रांजैक्शन है या नहीं है, ये मार्क करने के लिए क्या आती है, ऑडिट ट्रेल आती है। क्योंकि ऑडिट ट्रेल उसके पीछे के एविडेंसेस आपको प्रोवाइड कर देती है कि देखो भाई ये रहा इसका ओरिजिनेशन डॉक्यूमेंट, ये इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जहां से ये ओरिजिनेट हुई थी, फिर उसका ये इसकी बुकिंग हुई है, दोनों की अमाउंट मैच कर रही है, मतलब ये एंट्री सही लग रही है।
ठीक है ना, लाइक इन केस ऑफ बैंक्स देयर इज एन ऑडिट ट्रेल कीपिंग ट्रैक्स ऑफ द लॉग ऑन एक्टिविटी डिटेलिंग रिकॉर्ड ऑफ द लॉग ऑन अटेम्प्ट्स एंड द डिवाइसेस यूज्ड। देखो जैसे अब बैंक्स के अंदर क्या होता है, बैंक्स के अंदर तो सब कुछ क्या होता है, कैशलेस ही होता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो ट्रैक करते हैं लॉग ऑन एक्टिविटी। उनके पास जो लॉग ऑन एक्टिविटी होती है वो क्या रहते हैं, उनके लिए उनकी ऑडिट ट्रेल है, किस बंदे ने लॉग किया, किसके ऊपर अटेम्प्ट किया जाके, क्या डिवाइसेस यूज करा, कौन से डिवाइस से ये वाली एंट्री हुई है, किसने इस अमाउंट को बुक किया है, किसने ये पेमेंट रिलीज करी है, वो सारे के सारे उनके कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, लॉग एक्टिविटी में उनके पास क्रिएट होते रहते हैं। तो वो क्या बन रही है, एक ऑडिट ट्रेल बनती जा रही है, ताकि कल बाद में कुछ चेक करना पड़ा तो हम उसे बैक ट्रेस करके निकाल पाएंगे ये कौन था बंदा जिसने ये करा है। उसको काम करने के लिए क्या बोलते हैं, ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। ठीक है ना, यूज टू वेरीफाई एंड ट्रैक मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। देखो ये पॉइंट्स हैं, लिख लेना। ठीक है, पेपर में आएगा 4 नंबर का कि व्हाट इज ऑडिट ट्रेल, है ना, और हाउ इट इज बून टू द ऑडिटर, हाउ इट इज एडवांटेजेस टू द ऑडिटर, हाउ इट इज एडवांटेज फॉर द ऑडिट, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पहला ऑडिट ट्रेल क्या रहती है, डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन रहती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने में यूज होती है ताकि आप सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर पाओ अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू, जो भी हो पूरा का पूरा। तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर दूसरा, इट इज यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस टू, तो यूजेस पूछेगा। पहले तो आ गई डॉक्यूमेंटेड फ्लो ट्रांजैक्शन पहला, फिर आता है क्या, यूज का पहला वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको क्या लिख लो, इसको लिख लो 1 ऐसे, फिर ये 2 में यूजेस पूछेगा, यूजेस का आ गया पॉइंट नंबर 1। यूजेस के पॉइंट नंबर 1 में क्या, यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड इनटू द अकाउंट एंट्री। फिर दूसरा, इट इज यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस टू एस्टैब्लिश ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये हो गया दूसरा, इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं बैंक वाला। फिर तीसरा, इट इज यूज्ड, ये वाला, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई एंड ट्रैक द मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये आ गया हमारा कौन सा, थर्ड पॉइंट। इस तरीके से आपको पॉइंट बना के आने यूजेस के। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या आ सकता है, यहाँ से चौथा, ऑडिटर हेल्प टू एनहांस द इंटरनल कंट्रोल एंड डेटा सिक्योरिटी। ताकि ऑडिट ट्रेल से आपको क्या चला, पता चल जाता है कि ये बात क्या क्या सही तरीके से हो रहा है या सही तरीके से नहीं हो रहा। तो ऑडिट ट्रेल हेल्प करती है टू एनहांस करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स को, कि भाई इंटरनल कंट्रोल एनहांस कर लो यहाँ पे, तो बेटर एक आपको ट्रांजैक्शन फ्लो मिल जाएगा। एंड डेटा सिक्योरिटी को भी हेल्प करती है करने में। ठीक है, फिर उसके बाद ऑडिट ट्रेल कैन हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पांसिबिलिटी, रिबिल्डिंग इवेंट्स एंड थॉरो एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज। वो रिस्पांसिबिलिटी वगैरह भी फिक्स करती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कौन बंदा क्या काम कर रहा है, जब आपको पूरा फ्लो पता चल जाता है। फिर उसके बाद और भी कोई पॉइंट है, ऑडिटर्स एनालिसिस कैन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, इट कैन आल्सो, हाँ ये वाला, इट कैन आल्सो हेल्प इन इंश्योरिंग ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम इज इंटेंडेड इन दिस वे, ऑडिटर कैन हेल्प एंटिटीज इन द रेगुलर सिस्टम ऑपरेशंस। तो कहीं ना कहीं आपके जो सिस्टम ऑपरेशंस है वो रेगुलरली सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको क्या कर सकती है, ऑडिट ट्रेल क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। तो बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं ऑडिट ट्रेल की। इसके अंदर से कोई भी 3-4 याद कर लेना, 1 नंबर का आएगा डेफिनेशन और 3 नंबर का आ सकता है कि कोई भी 3 एडवांटेजेस या यूजेस बता दो ऑडिट ट्रेल के, तो अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो लिख के आ सकते हो। ठीक है, और वो क्या कह सकती है, पर्पस इज टू रिड्यूस फ्रॉड। देखो ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हो, रिड्यूस फ्रॉड करना, मटेरियल एरर्स एंड अनऑथराइज्ड यूज। ऑडिट ट्रेल इसमें भी हेल्प करते हैं कि वो रिड्यूस कर देती है हमारे फ्रॉड्स को, मटेरियल एरर्स को एलिमिनेट कर सकती है और अनऑथराइज्ड यूज को भी सामने लेके आ सकती है। तो यहाँ पे भी हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो ये सारे आंसर्स आपके क्या बन जाएंगे, ऑडिट ट्रेल के लिए बन जाएंगे। ठीक है, ऑडिट ट्रेल के लिए पर क्या, ऑडिट ट्रेल के अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल होती है। द कॉस्ट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम एक्सपेंडिचर बट आल्सो इन द टाइम इन्वॉल्व। बिकॉज़ ऑफ ऑडिट ट्रेल है, आपको हर चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, डेटा को वापस जाके उसकी पुरानी एंट्री ढूंढनी पड़ेगी, किसने किया था वो लॉग में जाके देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग टूल तो है भाई। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन डेफिनेटली आपको हेल्पफुल बहुत करता है। ठीक है, बहुत सारे एरियाज में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सारा का सारा आपके लिए क्या रहेंगी, एडवांटेजेस रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम कोई 3 एडवांटेजेस पेपर पे लिख लेना, और ये 1.5 डे का क्वेश्चन बनेगा आपका, मैं अभी भी बता रहा हूँ। पेपर के अंदर टारगेट होने के पूरे हाई चांसेस हैं, 1.5 डेज मार्क कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑडिट ट्रेल क्या होती है सर, डॉक्यूमेंटेड फ्लो ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेड फ्लो बनाया जाता है, कहां से चला, कैसे गया, कहां पे रिकॉर्ड हुआ, जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल लेजर में क्या एंट्री हो रही है, और फिर बाद में क्या पेमेंट हो रही है, पूरी की पूरी कहानी उसकी शोकेस की जाती है। ठीक है, वो हेल्प क्या करती है आपको, एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करती है हमारे लिए, ताकि हमारे को कल कभी भी जरूरत पड़ी तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा, ऑडिट एविडेंस में काम आती है। फिर दूसरा क्या करती है, आपको वो ऑडिट एविडेंसेस को ऑथेंटिकेट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन बिलीव कराती है कि वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, जिससे और भरोसा हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, वो हेल्प क्या करती है, ट्रैक करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वो अकाउंटिंग में भी हेल्प करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी हेल्प करती है, रिड्यूस करने में हेल्प करती है फ्रॉड्स को, मटेरियल एरर्स को, अनऑथराइज्ड यूज को। ठीक है, एनहांस करती है हमारे इंटरनल कंट्रोल्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। ठीक है, और रेगुलर सिस्टम ऑपरेशंस के बारे में भी क्या करती है, हमारे को एंटिटीज को हेल्प करती है ताकि वो रेगुलरली काम करते रहे। ठीक है, प्रॉब्लम एनालिसिस में हेल्प करती है। तो ये सारे एरियाज में आप क्या कर सकते हो, कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स आराम से लिख के आ सकते हो। Since audit trail also enhances the data security मिल करती है, these can be used by the auditor while performing audit procedures, thus increasing reliability of the audit evidence obtained. तो audit trail कहीं ना कहीं एंड में क्या लिखे होगा कंक्लूजन, कि ऑडिट ट्रेल क्या हेल्प करती है एंड में, क्या वो इंक्रीज करती है रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। अगर किसी ऑडिट एविडेंस के पीछे उस डॉक्यूमेंट का ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है, देन डेफिनेटली वो आपकी रिलायबिलिटी को क्या करती है, हमेशा बढ़ाती है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा, ये आपका कंक्लूजन बनेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, डज ऑडिट ट्रेल हेल्प्स द ऑडिटर इन रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेन।
इस तरीके से पूछ लेंगे आपसे कि ऑडिट ट्रेल किस तरीके से रिलायबल बनती है, तो आपको उसकी एडवांटेजेस लिख के आनी है। डेटा सिक्योरिटी में हेल्प करती है, एरर रिडक्शन में हेल्प करती है, और क्या रेगुलेशन ऑपरेशन प्रोसेसेस में हेल्प करती है। इस तरीके से आप आंसर बना के आओगे, बढ़िया सा आपका 4 नंबर का या 6 नंबर का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना ही करना है। क्या पढ़ा हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर? 6 था ना? नहीं 7 था, 8। फिर क्या कह रहा है सर? व्हेन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, द नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर मे बी अफेक्टेड बाय द सच मैटर्स। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन यूज करी है ऑडिट एविडेंसेस में, जो प्रिपेयर करी यूजिंग द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट का आपने क्या ली होगी? 500। तो हमने पहले भी पढ़ा था क्या सर, इसका नाम कहाँ पे आता है सर? ऐसे 500 की सीरीज में ही आता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नाम। तो उसी की बात कर रहा है ये कि सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के नाम पे, कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह यूज करी है एज एन ऑडिट एविडेंस, और वो किसके उसके भी जो वर्क किसने करा था? मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने करा था। तो जो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड करती है आपके ऑडिट प्रोसीजर की, जो आपने लगाना है, वो अफेक्ट हो सकती है किन मैटर्स के थ्रू? इन मैटर्स के थ्रू जो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से मैटर सर? द नेचर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर्स टू विच द मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलेट्स। अब डिपेंड करता है ना कि कौन से मैटर के ऊपर आपने एक्सपर्ट को बुलाया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको पता चले यार ये जो एक्सपर्ट आया ये तो इस मैटर में क्या नहीं है, ये तो है ही नहीं इस मैटर के लिए बना हुआ। अगर आप वो वाले मैटर के लिए आपने बना हुआ उसको अब एक्सपर्ट लाए हो, तो फिर तो आपकी क्या होगी? अफेक्ट क्या हो सकती है? ऑडिट प्रोसीजर आपके अफेक्ट हो सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं होने वाली है। फिर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द मैटर। अब आपको लगता है कितना बड़ा रिस्की है भाई, यार ये तो बहुत रिस्की मैटर है। वैल्यूएशन की बात है, मान लो अगर वैल्यूएशन की बात है तो ऑडिटर कहेगा भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट मुझे तेरी मदद चाहिए ही नहीं है, मैं अपना वैल्यूएशन एक्सपर्ट बुलाऊंगा और उससे करवाऊंगा। तो इसका मतलब आपको तो ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे मैटर्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है आप उसका काम है तो यूज नहीं कर पाएंगे, या वो इफेक्ट हो सकता है किन मैटर्स की वजह से? मैटर पहले अगर वो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेचर ऑफ द मैटर हुआ, तो अगर उसको जो मैटर है वही कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट की हेल्प नहीं लोगे, आप ट्राई करोगे एक्सपर्ट बुलाने की। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा लगोगे तो भी आपको क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। फिर द अवेलेबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर आपको पता है कि भाई इसका एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है मेरे पास, तो फिर मैं मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे भरोसा क्यों करूं? तो इसका मतलब वो भी अफेक्ट कर देगा। फिर नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क ऑफ एक्सपर्ट के वर्क को देखिए आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यार इसके काम में ना मुझे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट आ नहीं रहा है। तो अगर उसका नेचर स्कोप या ऑब्जेक्टिव आपके आपको मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क का सही नहीं लग रहा है तो वो भी अफेक्ट करेगा। फिर द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। अब पता लग रहा है भाई मैनेजमेंट बोलती है एक्सपर्ट को बैठ तो बैठ जाता है, उठ तो उठ जाता है, जाओ तो जाओ कर देता है, तो इसका मतलब उनका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ही बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं उसके ऊपर क्या नहीं करने वाला? भरोसा नहीं करने वाला। मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंटिटी के अंदर ही काम करता है, एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी है, तो मैं क्या भरोसा करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर whether the management expert is subject to the technical performance standard। अब भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं उनके पास टीपी स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स। अगर मुझे वो दिखेगा भाई ये बंदा फॉलो नहीं करता तो मैं उसके ऊपर क्या नहीं करने वाला? भरोसा नहीं करने वाला। जो बंदा नॉर्मल टीपी स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करता वो क्या नहीं करता? टीपी क्या होता है? टेक्निकल प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स आपको ये फॉलो करने होते हैं इंडस्ट्री के, आप नहीं कर रहे हो। और द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल विद द एंटिटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। अगर कोई ऐसा कंट्रोल वगैरह है जिनकी पावर मैनेजमेंट के पास है, जो एक्सपर्ट काम करता है, तो मैनेजमेंट हो सकता है उसे ओवरराइड कर दे, तो मैं नहीं करूंगा। और ऑडिट का प्रीवियस एक्सपीरियंस पता चल जाता है उसे, भाई मैंने पहले इसका काम करा, मुझे पता है इसके काम पे कितना भरोसा करना है कितना नहीं करना। और आपको उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बारे में अगर पता होगा, उसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज के बारे में अगर आप नॉलेज रखते होगे, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इसने सही काम किया या नहीं काम किया, और नहीं किया होगा तो आप उसे भरोसा नहीं करेंगे। तो अगर ऑडिट क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट का काम ऑडिटर को यूज करना है, तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर ऑडिटर का काम जो उसकी जो उसे यूज करना है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, या किन फैक्टर की वजह से ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर उस पर काम नहीं करेगा। तो आपको अगर नहीं का पूछोगे तो लिखोगे कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा होगी तो नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स मैटर ज्यादा होंगे तो नहीं करेगा, अगर मैनेजमेंट के कंट्रोल में होगा तो नहीं करेगा, अगर अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल होगा तो नहीं करेगा, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस से पता होगा कि नहीं करना तो नहीं करेगा, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होगा उसके आइडिया की तो उससे जज करके कर लेगा कि नहीं करना है नहीं करना, अगर वो बंदा टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे, और बंदा एम्प्लॉय एंटिटी का है तो नहीं करेगा। तो यहां से आप कोई भी 5 बढ़िया 6 पॉइंट उठा लीजिए जिसके वजह से आपके एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जब तक नाम ना है ये नहीं आएगा आंसर। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करने के लिए करना है अगर ऑडिटर ने, तो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, और तब आपने ये बढ़िया सा आंसर लिख के आना है। इनमें से कोई भी 6 पॉइंट लिख के आ जाना। जो मेरे को प्यारे से 6 पॉइंट अच्छे वाले लगते हैं वो आता है कॉम्प्लेक्स मैटर होना, उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल का ज्यादा होना, उसके बाद एंटिटी का एम्प्लॉय होना, एक्सरसाइज कंट्रोल एंटिटी उसके ऊपर करती हो ज्यादा तरीके से तो वो इसका काम नहीं करना चाहिए हमारे को, प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरा यूजुअली रहता है तो मैं यहीं से डिसाइड कर लेता हूँ मुझे इसका काम लेना है या नहीं लेना। और कोई पॉइंट हो सकता है इसके अलावा, और उसका अल्टरनेटिव सोर्सेज वगैरह वाला मुझे ज्यादा पॉइंट अच्छा लगता नहीं है क्योंकि मेरे को प्रोफेशनल पॉइंट लगता है। हाँ, या फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या ना करता हो, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट या टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करता हो, एथिकली सही नहीं होगा तो भी मैं ऐसा काम लेना नहीं चाहूंगा। तो ये मेरे 4 से 5 पॉइंट बढ़िया बनते हैं जो मैं याद करने की प्रेफरेंस रखूंगा। चलिए, फिर क्या रहता है?
when using the information produced by the entity, the auditor shall evaluate whether the information is sufficient reliable for the auditor's purposes, including as necessary in the circumstances. तो क्या कह रहा है, अगर कोई information produce करी entity ने, auditor को evaluate करना है whether the information is sufficiently reliable for the auditor purpose or not, कि भाई उसके लिए काम किया भी है नहीं है, तो वो कौन से circumstances obtaining audit evidence about the accuracy and completeness of the information and evaluating whether the information sufficiently precise and detailed for the audit purposes. कुछ नहीं है, बेसिकली सिंपल सी बात कर रहा है, जो भी अगर आपको कोई मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको किस फैक्टर के बेसिस पे या कैसे डिसाइड करते हो, कैसे इवैल्यूएट करते हो उसको कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है नहीं है। अगर आपको क्या लेना, आपको अगर ऑडिट एविडेंस मिल जाए उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि हाँ भाई वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट भी है और कंप्लीट भी है, तो फिर तो आपको क्या होगा, आपको भरोसा कर लोगे उसको। या फिर दूसरा, आप उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको लगे इवैल्यूएट करके कि वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज है और डिटेल्ड है, जितनी चाहिए थी उतनी ही है और बढ़िया है, ठीक है, सफिशिएंट भी है और प्रिसाइज भी है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी है, तो भी आप उसमें क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, मतलब वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। अब ये कुछ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, उसके मुझे फैक्टर्स बता दो, कोई दो, एनी टू फैक्टर जिसके बेसिस आप इवैल्यूएट करते हो मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन मुझे यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस एंड इवैल्यूएट वेदर द इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड। दैट्स इट। चलिए सर, सिलेक्शन होती है ऑडिट एविडेंसेस में, जब आप ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करते हो, बिल्कुल होती है सर। सिलेक्टिंग ऑल आइटम 100% एग्जामिन करना है, छोटा सा एरिया तो कर लीजिए। सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, आपको लगता है यार ये 4 आइटम मेनली सबसे ज्यादा रिस्की सिग्निफिकेंट रिस्क वाली आइटम उठा के करना, तो वो कर लीजिए। या फिर आपको लगता है सैंपल भाई जिसके अंदर होमोजेनियस पॉपुलेशन का कंसेप्ट आता है कि सर आपने पॉपुलेशन को होमोजेनियसली क्या कर लिया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और हर किसी के सैंपल लेके उसके बेसिस पर उसकी क्या कर दी, टेस्टिंग कर दी। तो आप किसी भी तरीके से क्या करते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं जब भी आप ऑडिट एविडेंसेस के ऊपर आते हैं। सिलेक्टिंग ऑल आइटम का मतलब होता है 100% स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब वो कहता है क्या, तो क्वेश्चन आ सकता है क्या कि द जजमेंटल सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट इज सब्जेक्ट टू द फॉर द नॉन सैंपलिंग रिस्क। तो अगर आप जजमेंट सिलेक्शन करते हो किसी स्पेसिफिक आइटम्स की, तो वो नॉन सैंपलिंग रिस्क के अंदर आता है, उसके अंदर सैंपलिंग नहीं करते हो आप। बेसिकली सिलेक्ट क्या कर रहे हो, आइटम ही कोई सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई पॉपुलेशन वगैरह में सैंपल नहीं निकाल रहे हो, आइटम्स ही कम कर लेते हो। आप कहते हो यार मैंने सारी चेक ही नहीं करनी, छोड़ तू सैंपलिंग, मैं ये 4 रिस्की आइटम्स को ही चेक करूंगा। तो अब वो स्पेसिफिक आइटम्स की सिलेक्शन के अंदर कौन से फैक्टर्स आप लेते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फैक्टर्स दैट मे बी रेलेवेंट, कि भाई कौन से फैक्टर्स क्या है रेलेवेंट है, इसको मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 8 था, इसके बाद ये जरूरी नहीं है, इसका सीधा यही जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 9, कि सर स्पेसिफिक एलिमेंट्स को अगर आपने सिलेक्ट करना होगा, लेट्स से अगर आपने सिलेक्ट करना है कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स को लेना है, तो आप किस बेसिस पे लेंगे, आप किस बेसिस पे लेंगे, हाई वैल्यू और की आइटम्स को बेसिस पे, कि भाई कौन सी वाली सबसे ज्यादा वैल्यू वाली आइटम्स है उनको उठा लो, या फिर जो सी सबसे ज्यादा की आइटम्स है उनको उठा लो। अगर उनको उठा लोगे, उनको चेक कर लोगे, उसमें कोई कुछ रिस्क वगैरह निकल के नहीं आया तो टेंशन ही नहीं है ना, फिर छोटी आइटम्स में कोई टेंशन ही नहीं होगी फिर। या फिर ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट, फिर आपने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि भाई 1 लाख से ऊपर वाली क्या है, 1 लाख से ऊपर वाली सारी की सारी आइटम को क्या करने वाले, चेक करने वाले, तो 1 लाख से ऊपर वाली सारी आइटम्स उठा लो, उनको क्या कर लो, एग्जामिन करके देख लो जो इस आइटम से एक्सीड कर रही है अमाउंट को। या फिर आइटम्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको लगता है कि कौन सी आइटम्स है जिनसे आपने ऑब्टेन करनी है इन्फॉर्मेशन, जिन किन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपको नहीं लेना देना, आपको कुछ ऐसी आइटम्स है जो आपको लगता है भाई मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, मुझे लेनी ही लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो सब्सिक्वेंट इवेंट है, आप कहते हो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे दिख रहा है कोई नहीं हुआ बट मेरा फिर भी काम होगा पूछने के लिए, तो वो वाली आइटम्स को आप क्या ले सकते हो, लेके कंसीडर कर सकते हो। ये सारे फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे आप क्या डिसाइड करते हो कि मुझे स्पेसिफिक कौन सी आइटम्स के ऊपर क्या लगानी है, मेरे स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर मुझे सैम्पलिंग वगैरह करनी है, तो वो डिपेंड करता है। हाई वैल्यू और की आइटम्स को आप ले सकते हो, या फिर एक अमाउंट डिसाइड कर लो उसके बेसिस पे ले लो, या फिर आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके बेसिस पे आप अमाउंट वो डिसाइड कर लो आइटम कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। चलिए, तो अब वो हो जाएगा, तो उसके बाद क्या आएगा, ऑडिट सैंपलिंग आ जाएगा। ऑडिट सैंपलिंग में इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, इफ अगर मान लीजिए आपका इनकंसिस्टेंसी आती है या फिर डाउट आता है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, बिकॉज आपने सैंपलिंग बेसिस पे टेस्टिंग करी है। ऑडिट सैंपलिंग इज डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ लिखा है, तो ऑडिट सैंपलिंग अगर आपने करी है, कोई सैंपल बेसिस पे टेस्ट करा है, अब क्या हो गया है, आपने जो टेस्ट करा सैंपलिंग के बेसिस पे, उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन और उसके बीच में डिफरेंस आ रहा है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है, आप कह रहे हो यार सैंपल तो कुछ और बोल रहा है, पॉपुलेशन कुछ और बोल रही है, या फिर आपको डाउट आ गया यार मुझे लग रहा है यार ये ना सैंपल सही नहीं बैठ रहा है इसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर बड़ा डाउट सा लग रहा है, उस केस में इफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द वन सोर्स इज इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑब्टेन फ्रॉम द अनदर सोर्स, तो अब क्या करोगे, ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करने की ट्राई करोगे फ्रॉम द वन सोर्स, तो आप ले ही रहे हो, किसी और सोर्स से भी उसके ऊपर ऑडिट एविडेंस लेने की ट्राई करोगे, देखोगे दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब फिर तो मेरी चेकिंग सही होगी। अगर मैच नहीं करे तो पक्का मैं जो सोच रहा हूँ इनकंसिस्टेंसी या डाउट वो मुझे सही लग रहा है, तो पहले नंबर पे आपने ऑडिट एविडेंसेस को क्या कर लिया, एक से ज्यादा सोर्स से ऑब्टेन करके देख लिया और क्या कर लिया, कंपेयर करके देख लिया। फिर द ऑडिटर हैज डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन ऑडिट एविडेंस, या फिर ऑडिटर को क्या है, डाउट है रिलायबिलिटी के ऊपर, जो इन्फॉर्मेशन कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है ना जिसके बेसिस पे मैंने क्या लिया है, सैंपलिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ, मैंने सैंपल लिया, मुझे वो इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं लग रही है, मुझे वो डेटा ही सही नहीं लग रहा है, अगर ऐसा वाला केस है फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले डेटा ही क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा।
ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, उसे लगता है कि अगर मॉडिफिकेशन और एडिशंस टू द ऑडिट प्रोसीजर आर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर, तो उसे लगता है कि भाई इस केस में तो मुझे लगता है मुझे मॉडिफिकेशन या तो अपना ऑडिट प्रोसीजर को मॉडिफाई करना पड़ेगा या एडिशनली कुछ एक्स्ट्रा करके देखना पड़ेगा, तभी जाके मुझे भरोसा होगा। सैंपलिंग से काम तो नहीं चलने वाला। तो सैंपलिंग से अगर आपका काम नहीं चलने वाला तो फिर आप अपने प्रोसीजर को क्या कर लीजिए, थोड़ा-सा मॉडिफाई कर लीजिए या फिर थोड़ा-सा एडिशनली उसको ऐड ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तसल्ली हो जाए। और 230 बोलता है कि आप जो भी करोगे ऐसा, तो मुझे क्या ध्यान में रखना कि मुझे डॉक्यूमेंट करते चलना, ठीक है? मुझे मिस मत कर देना। तो सर अगर आपने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के ऊपर भरोसा करना होगा, तो क्या उसकी कंपेटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी यहाँ भी चेक करनी पड़ेगी? बिल्कुल सर, कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी इंटरनल ऑडिटर हो, आपके पहले उसकी क्या करनी पड़ती है चेक? कंपेटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी आपको क्या करनी पड़ेगी? चेक करनी ही करनी पड़ेगी। किसी का अगर ये क्या कह रहा है, रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट, अगर आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क के ऊपर रिलाय करना है तो कौन से चेक आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं? पहले सीसी होना चाहिए उसका, कंपिटेंट होना चाहिए एक्सपर्ट, कैपेबल होना चाहिए एक्सपर्ट, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए एक्सपर्ट के अंदर, पहले ये चेक कर लीजिए। फिर उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लिए बिना उसे पहले उसे क्या नहीं करेंगे, रिलाय नहीं करेंगे। पहले समझिए वो काम क्या करता है, किस बेसिस पे करता है, उसकी क्या क्या तरीके से करता है, क्या उसके पास टूल्स है, किस तरीके से उसका काम है, क्या उसकी एक्सपर्टीज बोलती है, क्या उसकी नॉलेज बोलती है, ये सब पहले अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। फिर उसके बाद इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क एज एन ऑडिट एविडेंस फॉर द, तो वो आपके बाद में क्या कर लीजिए, फिर उसने जो भी आपको निकाल के दिया ऑडिट एविडेंस, आप उसको इवेल्युएट करके देख लीजिए क्या वो एप्रोप्रिएट लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर लग रहा होगा तो ही आप रिलाय करेंगे, वरना आपको रिलाय करने की भी जरूरत नहीं है। तो तीन कौन कौन से एरियाज है जिसके अंदर आपको ध्यान में रखना पड़ता है पहले रिलाय करने से पहले? तो सर तीन एरियाज के अंदर आपको पहले रिलाय करने से पहले ध्यान में रखना पड़ता है। पहला सीसीओ, दूसरा अंडरस्टैंडिंग उसके वर्क की, और तीसरा इवेल्युएट करना उसने क्या दिया एज एन ऑडिट एविडेंस। अगर सही लगेगा तो आप उस एक्सपर्ट वर्क ऑडिट एविडेंस यूज करोगे, वरना नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा ऊपर हो गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ फिर भी 3 पॉइंट्स वाला कोई भी क्वेश्चन हो 4 नंबर में आने के पूरे पूरे चांसेस रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, ये हमारा तो आ गया। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे ये पूरा क्वेश्चन क्या बनता है, ये बनता है ऊपर देखो, हु इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट, 1 मार्क्स, and how whether auditor can rely on the work of the management expert or not, and the factors determine the factors on the basis of which auditor can rely। इस तरीके से आपको लिख देगा और आपको उसका आंसर बनाना पड़ेगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो होता है जो किसके फील्ड में होता है, कि उसके एक्सपर्टीज वो देता है अदर देन द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड के रहते हैं, क्योंकि उसके लिए सीएस होते हैं। तो मैनेजमेंट अपना एक्सपर्ट बताता है जो बाकी सारे एरियाज को चेक करता है और जो कहीं ना कहीं असिस्ट करता है एंटिटी को प्रिपेयर करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो उसके पास हर चीज की थोड़ी थोड़ी सारी नॉलेज होती है। एक्सपर्टीज, बहुत बड़ा एक्सपर्टीज वो किसी में नहीं होता, वो तो सीए ही होता है, लेकिन वो क्या कहता है, अगर आपने सीए अपॉइंट करा तो उसको तो फिर आप डेफिनेटली वो तो आपकी हेल्प कर ही देगा। ठीक है, तो कोई भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकती है। यहाँ तक का क्लियर है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. जी सर। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए हैं पूरे के पूरे। वैल्यूएशन का हमारा कुछ है नहीं। छह सौ 10 भी कर लेंगे कवर, आज यही खत्म कर लेंगे मेन चैप्टर, कर ही लेते हैं यार ये है ना, ये वाला चैप्टर, क्योंकि अब हम ना करते करते भी 15 नंबर का तो 10 से 15 नंबर का तो आएगा ही आएगा। चलो चलिए चलिए, आ जाइए आ जाइए जल्दी से। सर यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर SS 610, सर अब कहीं ना कहीं अब ये वाला जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर यही एक है जो थोड़ा सा बाहर से आया स्टैंडर्ड, बाकी सारे तो बेचारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे थे पूरे 500 के, लेकिन ये वाला बेचारा 610 में एंट्री मारी है बाहर से इसने, तो इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देते हैं हम लोग भी। ठीक है ना, यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर एज पर SS 610, तो ये क्या कह रहा है सर? तो सर इसके अंदर इंपॉर्टेंट सारा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना सारा। तो बहुत अच्छे से हमने क्या समझा था, इंटरनल ऑडिट फंक्शन हमने अच्छे तरीके से समझा था, बहुत बढ़िया तरीके से समझा था कि सर इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है, उसके अंदर हमारे पास इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम होता है, प्लस इंटरनल कंट्रोल का क्या होता है, हमारे कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है ना, तो हमने पूरा का पूरा वो पूरा आईएएफ समझा था। ठीक है, पूरी आईएएफ थी, उसके नीचे हमने चार्ट समझा था। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं याद? हमने आईएएफ के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज, वो पूरी की पूरी कहानी समझी थी। तो वही वाली कहानी क्या होती है हमारी, यहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम भी आएगा, प्रोसेस भी आएगा, और हमने ये भी समझा था इंटरनल ऑडिटर को लाया जाता है क्या करने के लिए, एंटिटीज की गवर्नेंस के लिए, इफेक्टिवनेस के, भाई उनकी गवर्नेंस वगैरह नॉन कंप्लायंस वगैरह तो नहीं हो रहा, ये सब चेक करने के लिए भी उससे क्या ली जाती है, उसकी राय ली जाती है। तो कहीं ना कहीं वो गवर्नेंस में भी हेल्प करता है हमारे को, और नॉन कंप्लायंसेस वगैरह से बचाने के लिए भी इंटरनल ऑडिटर हेल्प करता है। तो कंसल्टिंग के लिए भी और एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग दोनों के लिए क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर को यूज किया जाता है। अब तो क्वेश्चन कौन सा निकल के आता है यहाँ से, द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस टिपिकली इंक्लूड एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज। एश्योरेंस भी देता है, कंसल्टिंग भी देता है। इवैल्यूएट एंड टू इवैल्यूएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज गवर्नेंस प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं उसको किस लिए बुलाया जाता है कि भाई तू इंप्रूव कर दे आके गवर्नेंस प्रोसेस को, रिस्क मैनेजमेंट को भी चेक कर लियो, एंड इंटरनल कंट्रोल्स को तो तूने देखना ही है, वो तो तेरा काम ही है। तो कहीं ना कहीं ताकि रिस्क मैनेजमेंट इसलिए ताकि हम कोई नॉन कंप्लायंस ना कर बैठे, गवर्नेंस भी इसलिए ताकि हमारे साथ कोई नॉन कंप्लायंस ना हो, रिस्क हमारा मिटिगेटेड रहे और इंटरनल कंट्रोल्स हमारे सही काम कर रहे हो। तो
ये सब चेक करने के लिए किसको बुलाया जाता है, इवैल्यूएट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इंटरनल कंट्रोल को बुलाया जाता है, सच एज द फॉलोइंग। तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप होता है जो इसके अंदर कवर किए जाते हैं, मतलब बेसिकली इंटरनल ऑडिटर क्या क्या करता है। क्वेश्चन आपको ये आने वाला है कि इंटरनल ऑडिटर, हाउ द इंटरनल ऑडिटर विल बी हेल्पफुल टू द कंपनी, या व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटरनल ऑडिटर इन टर्म्स ऑफ कि वो जब कंपनी उसको हायर करती है तो किसी भी तरीके से आपसे इंटरनल ऑडिट पे क्वेश्चन आएगा तो वो यही वाला आएगा और आपने यही लिखना है आंसर में। पहला, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, कि भाई गवर्नेंस के टाइम पे गवर्नेंस का काम होता है कि उसे गवर्नेंस का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि एंटिटी ने उसको बुलाया है। इसका मतलब on ethics and values, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली उसका काम क्या होता है, अगर वो गवर्नेंस की बात कर रहा है तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या करता है गवर्नेंस प्रोसेस में, कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं कि भाई सारा का सारा काम जो भी हमारा हो रहा हो वो एथिक्स एंड वैल्यू से हो रहा हो, परफॉर्मेंस हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमारा सही तरीके से काम कर रहा हो, अकाउंटेबिलिटी से काम कर रहे हो लोग सारे, रिस्क वगैरह प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट हो रहे हो, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए चार्ज गवर्नेंस के साथ में, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर के साथ में, मतलब बेसिकली प्रॉपर तरीके से एथिक्स एंड वैल्यूज का ख्याल रखें, मतलब वो हमारी गवर्नेंस होगी। फिर एक्टिविटी रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट के लिए ताकि वो क्या करे, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू द रिस्क, कि भाई कहाँ पे हमारी जो मैनेजमेंट है वो कहाँ पे एक्सपोजर रखे रिस्क को रिलेटेड में, और उसे क्या करे फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट करके दे उसकी, वो बता के दे कि हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, एंड इंटरनल कंट्रोल्स हमारे कैसे हेल्प करेंगे उसको इंप्रूव करने के लिए, ताकि हमारी क्या हो जाए इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, हमारा इफेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है हमारा वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव रहे। और वो क्या करता है, टू आइडेंटिफाई द डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड। तो मैंने याद होगा आपको बताया था इंटरनल ऑडिटर इसमें 240 और 250 को सेव करने आता है वो। मैं एक्सटर्नल ऑडिटर क्यों खुश हो जाता हूँ इंटरनल ऑडिटर के होने से, मैंने ये बताया था कि 240 और 250 के जो मेरे को दो स्टैंडर्ड लगाने होते हैं वो मेरे को क्या काम करके देता है, मुझे कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिटर वो काम करके देता है, और अगर वो सीए निकला तो मैं उसे भरोसा भी कर लेता हूँ, और वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट निकला तो मेरे को तो और ही डाउटफुल हो जाता है, क्या हो जाता है, मैं डाउट फ्री हो जाता हूँ कि हाँ यार ये बंदा इंडिपेंडेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस बंदे ने कह दिया क्या कि मैंने फ्रॉड के ऊपर करके दिखे थे, मुझे कोई फ्रॉड नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे भरोसा हो जाएगा उसकी बात पे। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं क्या, नॉन कंप्लायंस से बचाने में भी और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड से बचाने में भी कौन हेल्प करता है, इंटरनल ऑडिटर हेल्प करता है। तो वही मेरा काम है, यहाँ पे मैंने यही पॉइंट लिखने हैं। तो गवर्नेंस के अंदर क्या आ गया, पहला एथिक्स एंड वैल्यूज, 3 पॉइंट लिख लो, ज्यादा पूरा पूरा याद नहीं करना है। गवर्नेंस के अंदर क्या आएगा, पहला अपने आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एथिक्स एंड वैल्यूज करना, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके चलना और कम्युनिकेट करना, पूरी की पूरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये काम होगा इंटरनल ऑडिटर का। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जहां पे भी कंपनी मैनेजर एक्सपोजर टू द रिस्क है वहां पे वो क्या करेगा, इंप्रूवमेंट लेके आएगा रिस्क के अंदर और इंटरनल कंट्रोल को सही तरीके से डिजाइन करेगा ताकि वो इफेक्टिवली काम करे। और तीसरा, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है इन आइडेंटिफाई एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, कि कहां पे हमारा फ्रॉड वगैरह है जिसको हम क्या कर सकते हैं आगे से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाला काम किसका हो गया, हमारा इंटरनल ऑडिटर का हो गया रिलेटेड टू गवर्नेंस। और दूसरा, एक्टिविटी रिलेटिव इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के अंदर उसका काम क्या है कि भाई जितने भी मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल बनाए हैं उसको रिव्यू करने का काम, उसके बाद उसके ऊपर इंप्रूवमेंट बताने का काम, रिकमेंडेशन देने का काम, ताकि वो काम सही तरीके से होता रहे। ये काम भी किसका आता है, हमारे इंटरनल ऑडिटर का ही आता है। यही दो काम उसको करने होते हैं, यही हमारा पहला आंसर बनता है। ठीक है, तो पहला एक्टिविटी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, पहला इवैल्यूएशन करना इंटरनल कंट्रोल का, पहला वो इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करेगा। दूसरे नंबर पे एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड द ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। 4 पॉइंट है, अंदर अंदर बिठा लो इसको अंदर। एक ऐसा क्वेश्चन है जो पक्का आ सकता है पेपर के अंदर और बिल्कुल याद नहीं आएगा, बिल्कुल याद नहीं आएगा, बता रहा हूँ। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है कि आप लोगों को याद आ जाए। मैं खुद बोल रहा हूँ आप लोगों को याद नहीं आएगा, मेरे को नहीं याद आता, कभी कभी मैं दोबारा पढ़ाने लगता हूँ, तुमको कैसे आएगा। मार्क कर लो खोपड़ी, 1.5 डे। सर कौन सा वाला, सर इंटरनल कंट्रोल का जो हमारा इंटरनल ऑडिटर होता है वो किस तरीके से हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो पहले नंबर पे वो गवर्नेंस में हेल्प करता है, मैनेजमेंट की किस तरीके से हेल्प करता है, उसका ऑब्जेक्टिव बोल लो क्या है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है दो कामों में हेल्प करना, गवर्नेंस के अंदर और इंटरनल कंट्रोल के अंदर। गवर्नेंस के अंदर आके वो हेल्प करता है एथिक्स एंड वैल्यूज में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, रिस्क मैनेज करने में, इंटरनल कंट्रोल को इंप्रूव करने में, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड में। ये 5 पॉइंट आके लिख देना। फिर उसके बाद सर वो एक्टिविटी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड एक्टिविटीज में हेल्प करता है। पहला इवैल्यूएशन करने में इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से है या नहीं है, नहीं है तो इंप्रूवमेंट देगा, इंप्रूवमेंट बताएगा किस तरीके से सही हो सकता है। दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, एग्जामिन करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को, प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन वगैरह को चेक करता है, टेस्टिंग करता है बैलेंसेस की, ट्रांजैक्शंस की, प्रोसीजर की, कि वो सही तरीके से क्लासिफाई हो रखे हैं नहीं हो रखे, सही तरीके से मेजर, मतलब वो जो एक्सर्शन लेवल पे हमने पॉइंट पढ़े थे सारे के सारे कंप्लीट है या नहीं है, अकरेंस है या नहीं है, वो सारा काम किसका होता है, इंटरनल ऑडिटर का होता है। भाई चेक कर ले, कुछ मिस ना हो जाए। कल ऑडिटर आएगा तो वो एक्सर्शन लेवल चेक करने जाएगा तो अकरेंस ढूंढेगा, तू चेक कर ले है या नहीं है, वो जाके ढूंढेगा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तू चेक कर ले है या नहीं है। तो जो भी काम एजर्शन ऑडिटर ने करने मैंने करना है वही काम वो इंटरनल ऑडिटर से करा के पहले रख लेते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। फिर तीसरा, रिव्यू ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, की भाई हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं आप चेक कर ले वो ई इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी और एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस से काम करनी चाहिए। अगर हमारा काम बढ़िया तरीके से चल रहा है, मतलब हम सही यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बढ़िया काम कर रहे हैं। तो रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को रिव्यू करने का काम भी कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर करता है। और रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब ऐसे 250 वाली जो
कहानी चेक करनी होगी एक्सटर्नल ऑडिटर को, हे इंटरनल ऑडिटर, तो वो भी चेक कर लेने एक बारी कि हमारे सारे के सारे कंप्लायंसेस वगैरह पूरे हैं और हमारी कोई भी क्या नहीं हो रही, हम कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं जहाँ पे हम नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, हमारी पॉलिसीज वगैरह सही तरीके से डिजाइन है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफिल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऑडिटर कुछ नहीं निकाल सकता। ये हमारा काम किस होता है, यही हम एश्योरेंस किससे लेते हैं, इंटरनल ऑडिटर से लेते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर को हायर करके आप अपना एक्सटर्नल ऑडिटर वाला रिस्क सारा क्या कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो। ये आंसर बनता है आपका किसका, इंटरनल ऑडिटर को इन सब कामों के लिए याद किया जाता है। पहला गवर्नेंस के लिए याद किया जाता है, दूसरा इंटरनल कंट्रोल के लिए याद किया जाता है। इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ उसको इवेल्युएट करने के लिए और फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन में सब कुछ चेक करने के लिए, एजर्शन लेवल पे सारा का सारा हमारा पूरा का पूरा सीओटी, एबी और डी सारा कुछ चेक करने के लिए, और उसके बाद रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की पूरी मेरी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है लिख लो, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखना है तो ई को करने के लिए, और यहाँ पे मेरा ऐसे 250 से मुझे बचाने के लिए। तो ये मेरा पूरा आंसर हो जाता है, जिसके अंदर मेरा आंसर बनता है क्या, कि मेरा इंटरनल कंट्रोल्स के लिए इंटरनल ऑडिटर किस तरीके से हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट को, तो वो ये सब करके दे देगा, तो डेफिनेटली हेल्पफुल होने ही वाला है। आर वी क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? पॉइंट्स है इसके अंदर भी यार, बहुत ज्यादा दे दिया तुमने, बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, कम नहीं से तो नहीं होने वाले, है ना। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। 610 का तो पहले ही है। मार्क कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, हाई चांसेस ऑफ कमिंग। फिर क्या आता है सर, वेज इन विच द एक्सटर्नल ऑडिटर में मेक यूज ऑफ द फंक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। अब आता है कि सर कौन से वेज हैं जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकते थे फंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, कि भाई इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो इंटरनल ऑडिटर ने चेक किया होगा उसको मैं किस तरीके से क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ अपने ऑडिट के लिए, जो मैं एक्सटर्नल ऑडिट करना चाहता हूँ उसमें मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर आप देखोगे तो भाई कोई भी चीज चेक करनी है आपने, और अगर आपने इंटरनल ऑडिटर है या कोई भी है तो उसने कहीं ना कहीं प्रोसीजर तो यूज करा ही होगा, उसने भी कोई ना कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करा होगा, तो हाई चांसेस है कि वो सिमिलर प्रोसीजर हो सकता है कि भाई जो मैं इन्हें यूज करना था वही उसने यूज करा है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अलग से चीज हो, उसने भी 501 पढ़ा होगा, अगर वो सीए मान लो तो वो भी इन्वेंटरी को वैसे चेक करता होगा जैसे उसे बताई गई है। तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि बहुत सारे एरियाज के अंदर हम सिमिलर प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो कहीं ना कहीं बहुत एरियाज ऐसे भी आते हैं जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर सकता है, उसके वर्क का यूज कर सकता है या फिर उस पर्पस का यूज कर सकता है जिस पर्पस के लिए इंटरनल फंक्शन बनाया गया था। तो so the external auditor may make use of the function of the purpose of the audit in one or more of the following ways to obtain information that is relevant to the external auditor's assessment। ठीक है ना, तो पहले वो क्या करेगा, वो कहेगा इंटरनल ऑडिटर भाई मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भेज दे, जहां पे तेरे को लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर तेरे को नजर आया, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तेरे पास तो भेज दे मुझे, वो मेरे लिए जरूरी है। वो अगर ठीक है सर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो भेज दूंगा, पहले नंबर। दूसरा, भाई तेरे को कहीं पे भी लगता है कि अगर मुझे तेरे को अगर है कि मेरे को कहीं ना कहीं जो तेरे को अगर कोई तेरे को ऐसा भी हो सकता है इंटरनल फंक्शन बाउंड हो, वो कुछ ना दे सकता हो, नहीं दे सकता तो बात अलग है, लॉ रेगुलेशन ने मना करेगा, अगर मना नहीं कर रखा है तो वो प्रॉपर्ली अगर वो कुछ भी चाहता है तो वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, अपने वर्किंग पेपर्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं किसके साथ, एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ में। तो वो यहाँ पे वो बोल रहा है, द एक्सटर्नल ऑडिटर आफ्टर एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन में डिसाइड टू यूज the work that has been performed by the internal audit function during the period in the partial substitution for the audit evidence to be obtained directly by the external auditor। तो कहीं ना कहीं बस सिंपल आपने क्या लिखना, ज्यादा बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है, तो सिंपल हमें किस में जाना है कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को चाहिए तो वो क्या कर सकता है, इंटरनल ऑडिटर ने जो भी एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करे होंगे, जो भी उसकी जो भी वर्किंग पेपर्स वगैरह बनाए होंगे, वो क्या कर सकता है, उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे उसे क्या पता चल जाएगा कि उसे उसका काम यूज करना है या नहीं करना। तो जो भी उसने आईएएफ के ऊपर काम कर रहा है इंटरनल ऑडिटर ने, वो एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या कर सकता है, यूज होता है, डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकता है इंटरनल ऑडिटर से। और अनलेस प्रोहिबिटेड द एक्सटर्नल ऑडिटर में यूज इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन। और अगर कहीं ना कहीं ये वाला कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डायरेक्ट असिस्टेंस। अगर उसे लगता है क्या, अगर कोई लॉ रेगुलेशन में बाउंड नहीं कर रखा तो एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, सुपरविजन देगा, रिव्यू करेगा, और क्लियरली चाहता है तो उसे कोई ऑडिट प्रोसीजर एक्स्ट्रा परफॉर्म कराना चाहता है तो वो भी उसे क्या कर सकता है, परफॉर्म करा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उसके लिए उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा और रिव्यू करना पड़ेगा साथ साथ में, जो वो काम करके देगा, और उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या किसी केस के अंदर एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है, मतलब इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा और रिव्यू करना पड़ेगा। ये 3 वर्ड अगर आप करोगे तभी आप ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हमारा डायरेक्ट असिस्टेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे छोटा सा यूज होता है, इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। ठीक है, फाइनल के लिए ज्यादा जरूरी है, आप लोगों के लिए इतना नहीं है, लेकिन फिर भी है आंसर में तो देख लो। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है।
और कुछ हमें करना है नहीं। और दूसरा वाला ये जो वर्ड है एक नीचे लिखा हुआ है पी जजमेंट, मतलब अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर उसका काम यूज करना भी है तो उसके अंदर उसे उसने जो भी काम करेगा वो तो वो यूज कर ही सकता है, लेकिन बाकी उसे यूज करना है या नहीं करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसे लगता है प्रोफेशनल जजमेंट में कि मुझे उसका काम यूज करना चाहिए तो वो डेफिनेटली कर सकता है। अगर उसे लगता है नहीं यार मुझे उसका काम यूज नहीं करना चाहिए तो वो काम यूज करने की उसको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये उसकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर है बिल्कुल, और कहीं नहीं है। फिर क्या आता है, क्वेश्चन आता है, सिंपल है वैसे तो जो हमने ऊपर पढ़ा उसी में से आंसर बनाना है आपने। सिंपल क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर द एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब एक्सटर्नल ऑडिटर क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अगर एंटिटी के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर उनके पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसे डिटरमाइन करना है कि क्या मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है इंटरनल ऑडिटर से, क्या मैं उसका वर्क यूज कर सकता हूँ, क्या वो वाले एरियाज मुझे चेक करने हैं, क्या वो मेरे कमांड के अंदर आते हैं। अगर है तो वो उसको उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा, वो उसका ऑब्जेक्टिव होगा, उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा। दूसरा, उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर द वर्क इज एडिक्वेट, कि जो उसने काम करे क्या वो मेरे लिए एडिक्वेट है भी या नहीं है, वरना उसे यूज करने का कोई फायदा नहीं है। और तीसरा, इफ यूजिंग द ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू एप्रोप्रिएट डायरेक्ट सुपरवाइजर, अगर मैं सोचता हूँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई मुझे करना है और मुझे चाहिए, मुझे डिटरमाइन मैंने कर लिया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए एप्रोप्रिएटली क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, सुपरवाइज भी करना पड़ेगा और रिव्यू भी करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले पॉइंट से तो देखो ऊपर वाले पॉइंट कॉमन ही है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा दो, तीन ही पॉइंट लिखने हैं, वो तीन पॉइंट वही हैं, कहीं भी चेंज नहीं होने वाले वो। अगर आपने किसी का भी काम को चेक करना होता है तो हमने क्लियरली पढ़ लिया क्या चेक करनी होती है, उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। यही वाला काम यहाँ पे भी कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इंटरनल ऑडिटर का काम भी यूज करना है तो उसके काम के लिए भी आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, सीसीओ चेक करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपको फिर प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे उसका काम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। कंपिटेंस कैसे होती है, ऑब्जेक्टिविटी कैसे होती है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मार्क नहीं करा वो नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। हाँ, ये जरूर करना है। लेकिन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12? Yes, sir. यस। Examples of the work of the internal audit function that can be used by the external auditor include the following। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो काम करे या ना करे, ऊपर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में कुछ भी चिट्ठी दे देंगे और उसके बाद क्या कहेंगे, एग्जांपल्स पूछेंगे, एग्जांपल ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि कुछ एग्जांपल्स दे दो दैट कैन बी यूज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, तो वो क्या होंगे। फिर टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिव ऑफ द कंट्रोल, ये किसने करी होगी, तो सोचो जो इंटरनल ऑडिटर स्पेसिफिकली करता होगा वो सारे के सारे एग्जांपल है जो वो क्या कर सकता है, उसका वर्क यूज कर सकता है। इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग करने के लिए तो बुलाया जाता है उसको कि भाई सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है या नहीं है इसको चेक करेगा कौन, इंटरनल ऑडिटर। तो वो क्या करेगा, ये एग्जांपल है कि कौन यूज कर सकते हैं इसका काम, एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे कंट्रोल चेक करता है। तो जो भी चाहिए किसको, एक्सटर्नल ऑडिटर को चाहिए, वो वाला कंट्रोल के बारे में चेक कर लेगा कि उसने क्या रिपोर्ट दिया। अगर उसने दिया यार बढ़िया कंट्रोल काम कर रहे हैं तो उसकी भी टेंशन थोड़ी सी क्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर दूसरा, सब्सटेंसिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट, कहीं ना कहीं अगर सब्सटेंसिव प्रोसीजर वगैरह यूज करें उसने अपने इसने इंटरनल ऑडिटर ने, तो वो किसको क्या करना है, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट वगैरह, उसकी जजमेंट वगैरह क्या रहेगी, उसकी इसमें लिमिटेड रहेगी। ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्वेंटरी काउंट्स, ऑफ इन्वेंटरी काउंट्स वगैरह कौन करता है, ये बेसिकली कौन अपना इंटरनल ऑडिटर करता है कि भाई मुझे चेक कराओ प्रॉपर तरीके से आप लोग सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो वाला काम कौन यूज कर सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। फिर टेस्टिंग ऑफ द कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो कंप्लायंस यहाँ पे आप लिख लोगे तो ऐसे 250, तो कंप्लायंस वाला काम कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर। कौन यूज कर सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ये वाले सारे काम हमारे कौन से हो गए, जो हमारा इंटरनल ऑडिटर करता है, और कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ऑडिटर उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है उसके वर्क को। उसके एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दीजिए। ऑपरेटिव मेथड कंट्रोल केसेस को यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, काम बन जाएगा उसका। सब्सटेंसिव प्रोसीजर के केस में अगर लिमिटेड जजमेंट वगैरह इन्वॉल्व है उसको चेक कर सकते हैं, उसे काम बन जाएगा। इन्वेंटरी काउंट के टाइम पे इंटरनल ऑडिटर करता है तो उसको भी उसकी रिपोर्ट चेक से पता चल जाएगा हाँ यार ये बढ़िया काउंट चल रहा है इसका, और कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बेसिस भी पता चल जाएगा कि हाँ यार ये काम बढ़िया है और कोई भी नॉन कंप्लायंस वगैरह नहीं हो रहा है हमारा। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन मतलब इनका काम क्या है, इनका बस क्वेश्चन है कि पहले किसी को नॉर्मल तरीके से पूछ लो, फिर थोड़ा सा घुमा के पूछ लो। अब वो कह रहा है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं जिस वाले केस में एक्सटर्नल ऑडिटर खुद से डिसाइड करे कि यार नहीं यार मुझे ना इंटरनल ऑडिटर का या इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे जो उसने काम करा उसको ना ज्यादा यूज नहीं करना, मुझे कम यूज करना है, एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली। और मुझे खुद लगता है कि मुझे ज्यादा काम करना चाहिए, मुझे खुद चेकिंग करनी चाहिए, मुझे इंटरनल ऑडिटर पे ना ज्यादा भरोसा नहीं करने का है, मुझे उसके काम को ज्यादा यूज नहीं करना है। तो ऐसे कौन सी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें वो ऐसा डिसाइड करेगा। और जो ऊपर पढ़ रहे थे उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दो, ठीक है ना।
ना, अगर आपको लगता है कहां पे मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व, ऊपर हमने पढ़ा लिमिटेड जजमेंट, तो किसको यूज कर लेते हैं, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर लेते हैं, क्योंकि जजमेंट वगैरह ज्यादा थी नहीं। अब आपको लगता है ज्यादा जजमेंट होगी, आपको लगता है एस्टिमेट बनाने पड़ेंगे, आपको लगता है assumptions लेनी पड़ेगी, उस वाले केस में वो क्यों यूज करना है, उसका काम आप खुद काम कर लीजिए। दूसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ऊपर पड़ा था कि भाई अगर लगता है कि कम है तो उसका काम यूज कर भी लो। अब यहाँ पे ज्यादा लग रही है यार, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क लग रहा है, किसी को नहीं देंगे, इंटरनल ऑडिटर को नहीं देंगे, खुद काम करेंगे, तब कर लीजिए। फिर तीसरा, आपको लगता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रखी है, फिर भाई क्यों काम करवाना है, उसे मत करो, खुद कर लो। आपको लगता है वो कंपिटेंट ही नहीं है, तो उस वाले केस में भी लोअर कंपिटेंस लग रही है, तो भी आप क्या कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। आपको डायरेक्टली, मतलब बेसिकली कहना चाह रहा है मुझे उसका काम यूज नहीं करना, डायरेक्टली करना है, तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं सर, जजमेंट इन्वॉल्व होना, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का ज्यादा होना, मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क होना, ऑब्जेक्टिविटी का कॉम्प्रोमाइज होना और कंपिटेंस का कॉम्प्रोमाइज होना। ये सारे केसेस में आप खुद ही काम कर लीजिए, उसके ऊपर भरोसा मत रखिए। ये भी जरूरत नहीं है, 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 सेम ही पॉइंट है ये बोला, ये भी जरूरत नहीं है। एक बार क्या करना, बस मेरे कहने से ना ये रीड करके चले जाना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, बस एक बार के लिए देख लेना। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स होना और इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होना, इन दोनों के अंदर जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, वो फाइनेंशियल जो हमारे हैं उसके ऊपर लगाए हुए कंट्रोल्स की बात कर रहा है। दो, और दूसरा वाला इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स लगते हैं वो स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर हल्का सा छोटा सा डिफरेंस है, एक बार इसको रीड कर लेना और यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, 610 का खत्म हो जाएगा। जितने क्वेश्चन मार्क कराए बस उतने ही पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो क्या करें अब, ऐसा करते हैं पहले 505 करते हैं, 530 तो थोड़ा सा और बोरिंग हो जाएगा, पहले हम उससे थोड़ा सा बाहर निकल के आ रहे हैं। तो लेट्स कम टू 505, इंटरेस्टिंग एंड छोटू। वैसे जो मैं आपको बता रहा था वो ये वाला बता रहा था, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सैंपल सिलेक्शन मेथड्स। इसके नाम याद कर लेना, 5 के 5 जो नाम के मेथड्स हैं, बस मेनली आपका यही वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। एक स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं, सैम्पलिंग के वो ऊपर होते हैं 2, और उसके अलावा मेथड कौन कौन से होते हैं सिलेक्शन के, वो ये वाले मेथड होते हैं। और एक एक 2 लाइनों में आपको उसकी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, सिस्टमैटिक क्या होती है, मॉनिटरी क्या होती है, हजार्ड क्या होती है, और ब्लॉक सैम्पलिंग क्या होती है। बस इतना कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई भी एग्जांपल वगैरह दे देंगे आपको पुट करके, उसके अंदर सैम्पलिंग लग रही है, पूछेंगे बताओ कौन सी वाली सैम्पलिंग है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पॉपुलेशन की बात हो रही है, ब्लॉक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इंटरवल्स की बात हो रही है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे अच्छा कौन सी वाली सैम्पलिंग का ये आंसर होना चाहिए। आएगा एमसीक्यूज ही, ठीक है, पर एमसीक्यू का तरीका थोड़ा सा आपको हो सकता है, थोड़ा सा घुमा दे, बड़ा सा क्वेश्चन बना दे सैम्पलिंग का, कुछ वैसे बैलेंस शीट वगैरह दे दें या कोई आइटम्स रोज वगैरह दे दें और बोले इसमें सैम्पलिंग वगैरह हुई है, बताओ कौन सी सैम्पलिंग हुई है, तो वो आपको क्या करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, डेफिनेशन से मैच करनी पड़ेगी। बस उतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। 501 हमारा खत्म कर लिया था हमने, 501 तक हम आएंगे ही नहीं दोबारा। सेगमेंट इंफॉर्मेशन ये आ गया हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अभी तक हमारे 12 क्वेश्चन हुए हैं, वी गुड। और 12 भी नहीं सोच बोलेंगे तो बोलेंगे जितने 14 क्वेश्चन हो गए। एक सोच लो सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन हो गया कि कितने टाइप्स की होती है सैम्पलिंग, और दूसरा वाला क्या हो गया हमारा, एक हमारा मेथड्स वाला हो गया। तो ये हमारे टोटल के 14 क्वेश्चन हो जाते हैं, 12 + 2। वी गुड यहाँ तक।